हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम। भाई सारे आने जल्दी से आज क्लास में। मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुन जेई 2025 बैच में केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 6। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर सिलेबस कब खत्म होगा? 10 फरवरी के आसपास। तो आई होप आप सभी लोगों ने जेई मेंस 1 का पहला वाला पेपर देख लिया है, हाँ या ना? और आप लोगों को एक एडवांस का दिया था, बहुत अच्छे कमेंट्स लगे, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने एटलीस्ट ट्राई करा। 50% से तो ज्यादा मेरे ख्याल मेजॉरिटी बच्चों ने ही कर लिया था। 24 सवालों में 2-3 सवाल बच्चों के गलत हो रहे थे या छूट रहे थे। मेजॉरिटी बच्चे 50% अबव थे एंड वो देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, जिन बच्चों को अच्छा नहीं दिखा अभी तक जेई मेंस का, आप लोगों ने नहीं देखा, वेरी गुड। मैं कहता हूं अभी रुक जाओ, ठीक है? हाँ सर, पेपर नहीं मिला रुक जाओ, ठीक है? एक बार ये एसएचएम भी हो जाने दो, वेव्स भी हो जाने दो, ठीक है? 10 फरवरी के बाद मैं आपको पूरी शीट दे दूंगा और तुम बोलोगे तो साथ में बैठ के डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है? यस, वो सारी मिल जाएगी। अभी ये हो रहे हैं ना शिफ्ट बाय शिफ्ट, ठीक है? तो जिन लोगों ने देख लिया होगा, अच्छा क्या लेवल था भाई और हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है? एक बार वो भी देख लें, ठीक है? जिन लोगों ने नहीं देखा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन लोगों ने देख लिया है, अगर आप, मैंने आपको बोला था ना कि भाई जनवरी में आकर के आप लोग अगर ढंग से पढ़ रहे हैं तब आप लोग बोलेंगे सर थैंक यू सो मच, ठीक है? हाँ, थैंक यू सो मच इतना पढ़ाने के लिए कि वो सारी चीजें क्लास नोट से दिख रही हैं, ठीक है? अब बीच बीच में मैं आपको क्यों कहता हूं कि भाई ये मैराथन है। आप बीच बीच में स्ट्रेस ले लेते हैं, 4 सवाल नहीं हुए सर, मेरा क्या होगा क्या नहीं हो। अरे भाई चलो बस चुपचाप आ गए यार, ठीक है? और अभी जब आप लोगों का मई में आप लोगों का नहीं, जब एडवांस का पेपर भी होगा तब तक आप लोग 11th को पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है? और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 12th में भी 2 चैप्टर, पहले वाले 2 चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है? तो अब आप लोग एक बार एडवांस का भी देख लीजिएगा, ठीक है? क्लियर? अभी अभी जो सेकंड शिफ्ट के पेपर हो रहे हैं उसके जरा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या आए हुए हैं, ठीक है? ऑल दो डिस्कशन उस पर हो ही रहा है, ठीक है? थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार रुक जाओ, आप लोग एक बार देख ले क्या क्या है, ठीक है? 11th क्योंकि अभी तो तुम लोगों ने तुम्हारा तो सिर्फ 11th वाले से ही मतलब होगा ना, ठीक है? अब ये चीज तुम्हारी गलती होगी अगर तुम लोग हमारे पास क्लास को भाई जबरदस्ती अपने आप को इरिटेट करोगे तो अलग बात है भाई, ठीक है? यहां पर हमारे पास है, ठीक है, यहां पर है वेलोसिटी v, ठीक है? द स्पीड एट वन एंड इज 2 मीटर पर सेकेंड, यहां पर है 2 मीटर पर सेकेंड, ये v बताना है। ये एक सवाल है फ्लूइड्स का, ठीक है? सिंपल पेंडुलम अभी आपको करा दिया जाएगा, ठीक है? एक सवाल है, मास है 100 ग्राम्स, ठीक है? 20 मीटर पर सेकेंड, 60 डिग्री पर, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी टॉप, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का रेशियो, ठीक है? डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, ऑल्दो कैपेसिटेंस तो बाद में आएगा, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस याद है? आरसी टाइम होता था, मैंने आपको बताया था। रेजिस्टेंस को वोल्टेज बाय करंट से निकाल सकते हो, ठीक है? ये हो गया, ठीक है? रोटेशन का सवाल, फोर्स है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप एक्टिंग एट 1,1,1, ठीक है? फाइंड टॉर्क अबाउट ओरिजिन। अब टॉर्क निकालने के लिए क्या करना है सर? R क्रॉस F करना है, R क्रॉस F। अब R कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल, हो गया सवाल, ठीक है? मास है 0.6 प्लस माइनस 0.003,
रेडियस है 0.5 प्लस माइनस 0.01। ये सारे आपको टाइप होके दिलवा दूंगा, ठीक है। 10 प्लस माइनस 0.05 परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होएगा भाई? डेंसिटी इज सर मास अपॉन वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। तो डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम प्लस 2 डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एच बाय एच। सारा वैल्यू दे रखा है, डेल्टा एम दे रखा है, एम दे रखा है, डेल्टा आर दे रखा है, आर दे रखा है, डेल्टा एल दे रखा है, एल दे रखा है, ठीक है। ये सवाल है। फोर्स दे रखा है 2 आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप। डिस्प्लेसमेंट है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। वैल्यू ऑफ बी ऐसी क्या हो कि वर्क डन 0 हो। ये सवाल है, ठीक है। और बाकी 12वीं के दिख रहे हैं एलसीआर सर्किट, ये है अभी तक जो 11वीं का है। अबे डॉट प्रोडक्ट करके 0 कर दो, a1 v1 इक्वल टू a2 v2 कर दो। काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप 0 नहीं होती है, बताया था। यू कॉस थीटा हमारे पास स्पीड रहेगी, तो एंगल वेंगल दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो चेंज इन काइनेटिक जो भी है आरसी इक्वल टू टाइम, ठीक है। टॉर्क आर क्रॉस एफ। ओरिजिन के अबाउट पूछ रहे हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है। और ये हो तो गए 5-6 सवाल तो ये थे, ठीक है। 2-3 सवाल हमारे पास, ठीक है। 2-3 सवाल अगर कठिन आ भी रहे तो आप ये सोचिए, आपको एडवांस के लिए क्वालिफाई करना और एनआईटी का हाथ में लेना है, ये तो आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि भाई हमारी जो तैयारी है ना, ठीक है, हमारी जो तैयारी है चुपचाप आपको कंटिन्यू करनी है, चुपचाप, ठीक है। आप लोगों को ये सोचना ही नहीं है कि सर ये कब वो कब। तुम्हारा काम क्या है, जो पढ़ाया जा रहा है उसको बस अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। अब कट ऑफ जो जाएगा जाएगा भाई। इस बार मैथ्स भी कंपैरेटिवली आसान आई है, ठीक है। आई थिंक सर से आप लोगों की बात हुई होगी, तरुण सर से, तो तरुण सर बता रहे होंगे कि इस बार मैथ्स पिछले साल के कंपैरिजन जैसी नहीं है। अगले साल अगर मान लो कठिन आ भी जाएगी तो सबके लिए कठिन होगी। तो आप लोग ने वो मेंटेलिटी वैसे रोने पीटने वाली मेंटेलिटी मत रखिएगा, चुपचाप आराम से पढ़िए, ठीक है। आपको जितना पढ़ाया जा रहा है वो यहां है, ठीक है। आपका जो भी आएगा वो यहां है। इसमें से कुछ चीजें छूट भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं भाई, इतना तो जितना हमें चाहिए एग्जाम करेक्ट करने के लिए वो तो हो ही जाएगा, ठीक है। क्लियर? यस। हाँ, अब बात है, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कट ऑफ आई जाएगी, तो हाँ, तो अब तू गलत आते हुए सवाल, अब तू कट ऑफ के लिए क्यों सोच रहा है भाई? तू पूरे ला ना भाई। तेरे को अगर सवाल आसान लग रहे हैं तो तू पूरे ला, तू गलती क्यों करेगा, है ना। तेरे को अगर 7 सवाल दिखाए, 7 के 7 अगर तेरे सही है तो बस ठीक है भाई, तू इससे ज्यादा बेटर और क्या कर सकता है। 25 सवाल है, तू 25 के 25 सही करके आ जाना भाई, इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना भाई। जो भी कोई फोड़ भी रहा होगा वो 26वां सवाल बना करके सॉल्व थोड़ा ना करके आएगा। तू अपना सोच कि तेरे को मैक्सिमम करना है, दैट्स इट, ठीक है। अब बात यह है कि जब अगले बार मई में आपका एडवांस का आप पेपर देखेंगे, सेम चीज आपको वहां पर दिखेगी, लेकिन बात है कि वो उसी को दिखेगी जो वो पढ़ रहा है। अब कई बार होता है कि बच्चा अपने स्ट्रगल को सबसे बड़ा स्ट्रगल मान लेता है, भाई मेरे से ये 10 सवाल नहीं हुए, उसने तो ये 10 सवाल। अबे क्या फर्क पड़ता है भाई, ठीक है। तुम्हारी तैयारी आगे कंटिन्यूड फॉर्म में चलनी चाहिए, दैट्स इट। क्लियर है क्या? यस। हाँ, टेस्ट हार्ड होता है सर, एआईटीएस तो बहुत टफ था। मैं तुम्हें क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था? अब समझदार को ना इशारा काफी होता है। आप लोगों को ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है कि जिसमें एटलीस्ट आप लोग स्ट्रगल करें। जिस दिन आपके दिमाग में ये भर गया ना कि भाई ये तो मैं फोड़ दूंगा, ठीक है, उसी दिन आपकी मतलब कहते हैं ना कि मतलब आपका ग्रोथ खत्म हो जाएगा, आप लर्न नहीं करेंगे, आप सिर्फ घमंड में आ जाएंगे। तो मार्क्स कमाते में कहता हूं चुपचाप जो गलतियां कर रहा है उसको और सीख और बेटर कर और आगे बढ़ जा, बस यही करना है हमें, ठीक है। हाँ, क्लियर? सर ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा हूं बेटा, वो तो जेई एडवांस भी फोड़ेगा अभी, ठीक है। आइए अब जरा यहां पर ध्यान से बात करेंगे सारे बच्चे। आज की क्लास हमारे पास 1.5 घंटे की क्लास है, ठीक है। तो अभी जो जेई मेंस के डिस्कशन चल रहे हैं, आप लोग ये मानिए कि वो आप लोगों के लिए टेस्ट होंगे आफ्टर फरवरी, मतलब फरवरी 10 तारीख को जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, मैथ्स के भी, केमिस्ट्री के भी, फिजिक्स के भी। आप लोग रिवाइज कर, मैंने कहा था रिवाइज करके बैठना। जो रिवाइज करके बैठेगा उसको पता लगेगा कि हाँ यार क्लास की ही सारी चीजें हैं, ये नोट्स ही अगर मैं ढंग से समझ जाऊं तो वो सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप लोग अपने रिवीजन पर आइए, और मैं कह रहा हूं अभी फिजिक्स में जो चीज पढ़ाई जा रही है उसी को रिवाइज करिए,
उससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ये चैप्टर बाद में बच्चे भूल जाते हैं, बिलीव मी। और मैंने आपको वो 25 सवाल दिए, आप लोगों ने 25 सवाल ट्राई करे और फिर उसके बाद जेईई मेंस के उठाए होंगे। आपको पता लग रहा होगा जेईई मेंस तो और भी खत्म है ना। ट्राई किए ना आप लोगों ने। और मैंने कहा था कि फिजिक्स का ग्राफ ना धीरे धीरे जाएगा और यूं भागेगा। अभी तुम्हें लग रहा हो, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आपने बोलता ना वो ग्राफ ऊपर भाग रहा है, ग्राफ एडवांस वाला भागेगा, थोड़ा सा टाइम लगता है। अब मैं फील कर पा रहा हूं कि पहले से काफी ग्रोथ हुआ है। मैंने कहा अगर तेरे को वो क्वेश्चन लगाने के बाद लग रहा है ना तेरा ग्राफ उठा है, तो अभी कुछ भी नहीं उठा है। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब तू 12वीं में आएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ऑल वो सारी चीजें होंगी, तब तेरे को पता लगेगा कि हाँ यार अब तू एडवांस के सवाल खुद से लगा पा रहा है, खुद से सोच पा रहा है। एंड इट टेक्स टाइम। जो समय देगा वही वहां तक पहुंच पाएगा, जो समय ही नहीं देगा सब्जेक्ट को, स्ट्रगल ही नहीं करेगा, वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। क्लियर है क्या? यस, हाँ, ओके। चलिए भाई, भाई तुम एक सोचो यार, तुम 10वीं से पास हुए अभी 7-8 महीने हुए हैं, तुम एडवांस की तैयारी ना, तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम्हारे अगर 20-22 सवाल हो रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है भाई, मोर देन सफिशिएंट। अभी तेरे पास समय भी तो 1-1.5 साल स्कोप है ना अभी लर्निंग का, तो तू उसको यूटिलाइज करेगा और बेहतर करेगा। क्लियर है क्या? यस। चलिए भाई, तो जरा मैं यहां पर चोंच रोक देता हूं। अब कुछ कुछ सवाल जेईई मेंस में देखो, तुम अगर नोटिस करोगे ना, तो मैं जनरली जेईई मेंस के सवाल कहां के ज्यादा लेके आता हूं, 2019, 20, 21 इसके ज्यादा लाता हूं, क्योंकि 22 के बाद से ना जो जेईई मेंस का लेवल है, मैं ये कहता हूं कि अगर आपने 19, 20, 21 ईयर के जेईई मेंस के सवाल निपटा लिए हैं, तो वो आपको सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर कुछ अच्छे सवाल पूछे जाते थे, पहले पूछे जाते थे, अब थोड़ा थोड़ा सा लेवल कम हो गया। पता नहीं, इस साल मैं सोच रहा था कि बढ़ेगा, हो सकता है आगे आने वाली शिफ्ट थोड़ी सी और कठिन हो, लेकिन जो शाम वाली शिफ्ट है वो भी फिजिक्स की जहां तक मैंने देखी है अभी कंपैरेटिवली इजी है। 12वीं के भी 7-8 सवाल है, बहुत इजी है। ठीक है, तो 15 सवाल तो ऐसी है कि जिसमें शायद अगर बच्चा थोड़ा सा सीरियस 2 साल रहा होता तो 15 सवाल तो मिनिमम लगा के आया होता भाई। वही मैं कहता हूं ना, 60-70 मार्क्स तो कहीं नहीं गए फिजिक्स में, कहीं नहीं गए, बट बात है कि आपको सुनना पड़ेगा, है ना। तो चलिए अब जरा ये वाला सवाल जरा देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में क्या बचा है बेटा, एक ये है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात है। ठीक है, और ये वाला तो CP/CV है, ये तो मैं निकाल लोगे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब ये वाला पार्ट हमारे जेईई मेंस से हटा दिया गया है, लेकिन जेईई एडवांस में अभी भी है। ठीक है, और आपके स्कूल में भी रहेगा। जेईई मेंस में ये वाला पार्ट आपका हटा दिया गया है, तो इसको अभी के लिए अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेके ना पड़े तो ज्यादा मैं बेहतर करूंगा, क्योंकि इसमें कुछ डेरिवेशंस भी है, स्कूल वाला पास है। जब हमारी 12वीं खत्म हो जाएगी तो एक बार हमें एडवांस से पहले एक बार इसको टचअप करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसके जेईई मेंस में पिछले सालों के तो सवाल मिल जाएंगे, लेकिन रीसेंट अब सिलेबस से हटा दे तो आपको सवाल नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब जरा इस वाले सवाल की बात करते हैं। अब थोड़ा सा सीरियसली पढ़ेंगे बेटा, आज मोस्टली खत्म हो जाएगा, कल हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पर चले जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो CP and CV are the specific heat at constant pressure and constant volume respectively. It is observed that CP minus CV is equal to A for hydrogen gas. ठीक है, हाइड्रोजन गैस, इसको स्टार मार्क करना बेटा, इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, A for हाइड्रोजन गैस एंड CP minus C is equal to B for नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के लिए CP minus CV ये है, और हाइड्रोजन गैस के लिए CP minus CV ये है। तो आपको बताना है कि हमारे पास A और B का बीच का रिलेशन क्या होगा। ठीक है, वेरी गुड, एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो मेजॉरिटी बच्चों को क्या लगेगा, हाँ, स्टार मार्क करना बेटा। केमिस्ट्री में भी ये चीज नहीं पढ़ाई जाती है, और फिजिक्स में भी सवाल के थ्रू ही सिखाना था ये मेरे को, इसीलिए मैंने पहले नहीं बताया। अगर आप देखें तो सर CP minus CV तो R होता है, और ये तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है हमारे पास, ये किसी गैस पर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर हम लोग देखें तो सर A और B बराबर आने चाहिए, लेकिन गलती क्या हुई, आप भूल गए। इसको अब से ऐसे लिखना, CP minus CV इक्वल टू R जो होता है ये है आपकी मोलर स्पेसिफिक हीट। ध्यान सुनिए, और यही बच्चों ने गलत भी करा था इस समय, मोलर स्पेसिफिक हीट, एंड दिस इज ऑल्सो मोलर स्पेसिफिक हीट। अगर आपको ये सवाल में मोलर स्पेसिफिक हीट दी गई होती तब ये नो डाउट A इक्वल टू B होता, लेकिन ये CN क्या है, दीज आर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस, दीज आर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। क्लियर है क्या? अब जरा यहां पर ध्यान सुनना, सर स्पेसिफिक हीट क्या होती थी, याद करिए कितने मास को हम लोग जब यहां पर बात करते थे, कितनी हीट दे एक M इक्वल टू, हमारे पास M इक्वल टू 1 kg एक बॉडी को, डेल्टा T 1 डिग्री सेंटीग्रेड का राइज इन टेम्परेचर होने के लिए जितनी भी हीट दोगे दैट इज योर स्पेसिफिक हीट।
तो अगर आप स्पेसिफिक हीट की बात करें, ये है आपकी स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट में हमारे पास फॉर्मूले में होता है मास, ना कि नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, m इंटू डेल्टा टी। और मोलर स्पेसिफिक हीट की अगर आप बात करें, मोलर स्पेसिफिक हीट की अगर आप बात करें तो वो क्या होता था, कितनी हीट दे, कितनी हीट दे हमारे पास C, दैट इज कितनी हीट दे 1 मोल्स का 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर कराने में। ये दोनों में अंतर है बेटा। यस सुहानी बेटा, वेरी गुड। अगर आप लोग ये चीज सोच पाए तो बेटा डेफिनेशन से जी नंबर ऑफ मोल्स हमें लाना है तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। तो अगर मैं m की बात करूं तो n इंटू एम हमारे पास आ जाएगा, उठा करके आप यहां रख दीजिए। तो ये बड़ा सी जो है दैट इज स्पेसिफिक हीट, दैट इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय n इंटू एम इंटू डी टी। इस प्रकार से m को इधर ले आइए बेटा, m इंटू सी, ये कौन सा c है, स्पेसिफिक हीट, दैट इज डी क्यू डिवाइडेड बाय n डी टी या n डेल्टा टी। ये बना आपका मोलर स्पेसिफिक हीट। दिस इज योर मोलर स्पेसिफिक हीट। ध्यान से सुनना। तो अब इसको याद कर लीजिए, ठीक है, कि हमारे पास मॉलिक्यूलर मास इंटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू स्मॉल सी। ये हमारे पास रिलेशन रहता है, ये हमारे पास रिलेशन रहता है। क्लियर? और एग्जाम में अगर हल्की सी चूक हुई तो फैल गया बेटा। याद रखना Cp माइनस सीवी इक्वल टू आर किसके लिए है, ये रिलेशन होता है मोलर स्पेसिफिक हीट्स के लिए। किसके लिए होता है बेटा, मोलर स्पेसिफिक हीट्स के लिए। ये आपका डिफाइंड है। अगर मैं इसको लिखूं तो m इंटू सीपी माइनस एम इंटू सीवी इज इक्वल टू आर, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर बाय एम। स्टार मार्क कर लीजिएगा बेटा। ये वंस इन वो होता है ना कि 10-15 साल में एक सवाल आया जहां पर बच्चों से बहुत ज्यादा गलती हुई, ये वो सवालों में से एक है। ठीक है, यहां पर ये रिलेशन है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। क्लियर हुआ क्या? हाँ सर जी, शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन, शिफ्ट 2 का भी डिस्कशन होएगा तो बेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, जेई वाला चैनल पर डिस्कशंस चल रहे हैं। ठीक है, अब जरा देखना हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए उन्होंने कहा इसमें Cp माइनस सीवी इक्वल टू ए फॉर हाइड्रोजन गैस। तो ए की बात करोगे तो R/2 आ जाएगा आपका। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का 2 हो गया। और नाइट्रोजन गैस की अगर आप बात करेंगे बेटा, नाइट्रोजन गैस की अगर आप बात करेंगे तो B इक्वल टू R/28 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास इसका 28 होता है। तो अब इन्होंने कहा ए और बी का रिलेशन बता दो, तो रेशियो ले लिया जाए। अगर आप रेशियो ले लेंगे A/B इज इक्वल टू R/2 अपॉन R/28, तो ये चला गया, ये 14 हो गया। A इक्वल टू 14B हमारे पास रिलेशन आएगा। ठीक है, A इक्वल टू 14B हमारे पास रिलेशन यहां पर आएगा। क्लियर है क्या? मीन फ्री पाथ बताता हूं। ठीक है अमोलिक बेटा, बताता हूं। क्लियर हुई क्या? तो स्टार मार्क करना है इस सवाल को, स्टार मार्क करना है इस सवाल को बेटा, ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है क्लियर? आइए, हाँ क्लियर, वेरी गुड। अब एक बार पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। जरा मैं यहां पर चोच रोकता हूं आपकी, देखो। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जिसने ये चीज समझ ली, ठीक है, ओवरऑल उसको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का एक जनरलाइज फॉर्मूला समझ आ गया। ठीक है, अब केमिस्ट्री में आई डोंट नो कि ये चीज कराई जाती है या नहीं कराई जाती, लेकिन फिजिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यार, अभी तक हम लोगों ने कितने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करी है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। जो स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, सर ये लिखना है, बिल्कुल लिखिए। ये मैं आपको पहली बोल रहा हूं, नॉट इन स्कूल, नॉट इन स्कूल। और एक तो यार जेई वालों ने और इन सब ने ना रायता बहुत फैलाया है। ये जेई मेंस में है, ये आपका जेई मेंस में है और आपका एडवांस में है, स्कूल में नहीं है। ठीक है, तो आपको स्कूल के हिसाब से नहीं पढ़ना, अब ये प्योर कॉम्पिटिटिव हिसाब से ही आपको यहां पर पढ़ना है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा है बेटा, एक तो आइसोथर्मल पढ़ा है, ठीक है, एडियाबैटिक पढ़ा है, आइसोकोरिक पढ़ा है, ठीक है, आइसोकोरिक पढ़ा है एंड आइसोबारिक पढ़ा है।
ये हम लोगों ने पढ़े। अगर आप देखें तो हमारे लिए आइसोथर्मल में एक कंडीशन होती थी पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो बॉयल्स लॉ लगाते हैं। एडियाबैटिक में पीवी रेज टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। और याद रखना मोनो एटॉमिक है तो गामा की वैल्यू आपके लिए क्या रहेगी, 5/3 रहेगी। डाया एटॉमिक या फिर ट्राई एटॉमिक लीनियर की अगर आप बात करें तो गामा की वैल्यू आपके लिए क्या रहती थी बेटा, 7/5 रहती थी। और हमारे पास ट्राया एटॉमिक नॉन लीनियर की अगर आपसे बात करी जाए तो गामा की वैल्यू आपको यहां पर क्या मिलेगी, हमारे पास 4/3 मिलेगी। अब ये याद होनी चाहिए, दैट मींस पीवी रेज टू पावर गामा की ना कुछ फिक्स वैल्यूज ही हम लोगों ने पढ़ी है। पीवी की पावर 5/3, 7/5, 4/3 के लिए ही हम लोगों ने अपने क्वेश्चंस करे। आइसोकोरिक अगर देखें तो वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट है एंड आइसोबारिक प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट है। प्रेशर इक्वल टू हमारे पास कांस्टेंट है। अब ये तो 4 प्रोसेस, दुनिया में जरूरी थोड़ा ना कि यार सिर्फ कभी भी गैस एक्सपेंड कर रही है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है या फिर वॉल्यूम कांस्टेंट है या तो प्रेशर कांस्टेंट है या फिर तीनों वेरी कर रहे हैं, और तीनों वेरी कर रहे हैं तो वॉल्यूम की पावर यही हो सकती है। ऐसा जरूरी तो नहीं है ना बेटा, कुछ भी हो सकता है। देयर इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ध्यान सुनना, देयर कैन बी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस लाइक दिस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऐसा भी हो सकता है बेटा कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो जिसमें पीवी की पावर 2 कांस्टेंट हो या फिर पीटी कांस्टेंट हो, यह भी तो हो सकता है, या फिर पीटी का स्क्वायर कांस्टेंट है, पीटी का क्यूब या पी स्क्वायर टी क्यूब कांस्टेंट हो, यह हो जाए, कोई भी चीज हो जाए। हाँ सर यह भी हो सकता है वॉल्यूम का स्क्वायर टी कांस्टेंट हो। ऐसे तो कोई भी प्रोसेस हो सकते हैं, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ऑप्शंस हैं हमारे पास। हाँ सर, तो ऐसे जनरलाइज्ड प्रोसेसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो कोई बच्चा सोचे कि सर हमारे पास पॉलीट्रॉपिक है क्या? पॉलीट्रॉपिक एक जनरलाइज हमारे पास क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। एक जनरलाइज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान सुनना, रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं बाय पीवी की पावर x इक्वल टू कांस्टेंट। पीवी की पावर x इक्वल टू कांस्टेंट एक जनरलाइज हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें पीवी की पावर x से आप इसको रिप्रेजेंट, हो सकता है x की वैल्यू 2 हो, हाफ हो, 3/7 हो, -1/2 हो, -8 हो, वी डोंट केयर, x कुछ भी हो सकता है। बस हम लोग यहां पर थर्मोडायनेमिक वो आइसोथर्मल x -1 मैक्स को हम लोग -1 नहीं लेंगे। क्यों सर, आगे बताऊंगा। मतलब एक्सेप्ट आइसोथर्मल, ये सारे प्रोसेसेस के लिए, ये सभी प्रोसेस के लिए इसका एक एक्सेप्शन है हमारे पास, एक्सेप्शन तो नहीं बोलेंगे, आइसोथर्मल के लिए जब आप इंटीग्रेट, जब इसका रिजल्ट देखोगे तो वो गड़बड़ आ जाता है, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन में 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो नेचुरल लॉग x होता है। इसीलिए जब आइसोथर्मल का वर्गडन आप देखोगे तो लॉग के फॉर्म में आपको दिखेगा, है ना। तो यहां पर अब मैं आपको बताता हूं कि कितना आसान है पॉलीट्रॉपिक। बच्चों को लगता है कोई खतरनाक चीज है, अरे कुछ भी खतरनाक चीज नहीं है। याद करिए एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता था सर, एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता था। मैंने कहा यार देखा जाए तो यहां पर पीवी की पावर x है, कुछ नया थोड़ना है, तो इसमें वर्क डन का फॉर्मूला याद है। हाँ सर, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा, या फिर NR डेल्टा T डिवाइडेड बाय सर 1 माइनस गामा होता है। हाँ सर, यार अगर ये एक जनरल फॉर्मूला है, इसमें x की वैल्यू अगर मैं गामा रखूंगा तो ये पीवी रेस्ट पर गामा को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस हाँ सर, तो मैंने कहा
कि वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक एक्चुअली में, अब आपको याद कैसे करना है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का वर्क डन कभी भी आपको निकालना है तो P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा, वो गामा की जगह x रख दीजिए बस, ये आ गया, या फिर एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। सर ऐसा क्यों करा? मैंने कहा भाई ये तो जनरल फॉर्मूला है, अगर x की वैल्यू गामा हो गई 4/3 हो गई 7/5 हो गई 5/3 हो गई तो किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा? सर ये उसको एडियाबैटिक को रिप्रेजेंट करने लगेगा। मैंने कहा दैट मींस इसके जो भी फॉर्मूला होगा उसमें गामा, x की जगह मैं गामा रखते ही एडियाबैटिक का फॉर्मूला बनना चाहिए। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है, किसी भी उसका वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है। क्या आपको यहां तक समझ आई बात? अभी आपके अंदर ये डाउट हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है, सर ये सभी प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है? ठीक है, सभी प्रोसेसेस को ये रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है? ठीक है, आइए जरा देखते हैं। हमारे पास पीवी रेज टू पावर एक्स, इसी को तो आप लोगों ने कहा कि सर ये जनरलाइज्ड है ना। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा जरा सारे बच्चे जरा बताना, अगर एक्स की वैल्यू पीवी की पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, जरा सारे बच्चे जरा देखना, अगर x की वैल्यू 0 हो जाए, आपके अंदर ये डाउट आएगा सर ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने कहा अगर x की वैल्यू 0 हो जाए दैट मींस प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। और ये क्या होता है बेटा? सर ये होता है आइसोबारिक। मैंने कहा अच्छा हाँ। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था इसका? सर इसका वर्क डन का फॉर्मूला था n, या फिर आप लिखना चाहें P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल। सर ये बनाना है, बिल्कुल बनाइए, अपॉन 1 माइनस x था, या फिर सर n r डेल्टा t डिवाइडेड बाय 1 माइनस x। मैंने कहा x की वैल्यू 0 डाल दो तो वर्क डन क्या आएगा? सर प्रेशर कांस्टेंट V फाइनल माइनस V इनिशियल, उसका कन्वर्जन हो गया, आ गया, ये आइसोबारिक को रिप्रेजेंट करने लग गया। x को 0 कर दिया, इसी फॉर्मूले में x को वैल्यू 0 डालोगे तो ये हट गया, प्रेशर कांस्टेंट है तो V फाइनल माइनस V इनिशियल आइसोबारिक को रिप्रेजेंट करने लग गया। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कुछ गड़बड़ तो होना है, लिखने का तरीका जरा देखना, V इक्वल टू कांस्टेंट है, हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होना है। अगर मैंने कहा x की वैल्यू जरा इन्फिनाइट कर दो, तो सर अगर आप x की वैल्यू इन्फिनाइट करोगे तो पावर की वो प्रेशर की पावर 1/इंफिनिटी V इक्वल टू कांस्टेंट आएगा। मैंने कहा हाँ। तो सर ये कहीं ना कहीं प्रेशर की पावर 0 इंटू V इक्वल टू कांस्टेंट आएगा। मैंने कहा यस, तो V इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। अब ये किसको रिप्रेजेंट करने लग गया? सर ये तो आइसोकोरिक को रिप्रेजेंट करने लग गया। अब आपको यह बात समझ आ जानी चाहिए, इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा ऐसा है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर यहीं पर मैं x की वैल्यू इन्फिनाइट कर दूं, x की वैल्यू इन्फिनाइट कर दूं तब तो नहीं आ रहा है, तो बेटा ये नॉट डिफाइंड फंक्शन बन जाता है। इसीलिए हम लोगों ने क्या करा कि भाई यहां पर ध्यान सुनना, हमारे पास इसी रिलेशन को दोनों साइड में जैसे आप स्क्वायर रूट लेते हैं वैसे पावर 1/x ले ले, तो इसकी पावर 1/x और ये 1 हो गया। मैंने कहा अब x की वैल्यू इन्फिनाइट कर, तो अगर तू x की वैल्यू इन्फिनाइट करेगा तो हमें फंक्शन को डिफाइन करना था, इसीलिए हम लोगों ने 1/x पावर दोनों साइड ले लिया। तो ये तो सर 0 हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। सर y नॉट -1 आ रहा हूं बेटा, तो जरा यहां पर ध्यान सुनना, अगर मैं यहां पर वर्क डन की बात करूं तो वर्क डन अगर आप देखें x की वैल्यू इंफिनिटी करना, जैसे ही आप x की वैल्यू इंफिनिटी करोगे ये वर्क डन 0 हो जाएगा। आ गया, तो आइसोकोरिक में वर्क डन 0 ही होता है। हाँ नेक्स्ट, सर क्या ये हमारे पास एडियाबैटिक को रिप्रेजेंट करता है? मैंने कहा हाँ, x की वैल्यू गामा रख दे बस, अपने आप पीवी रेज टू पावर गामा, पीवी रेज टू पावर गामा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये एडियाबैटिक ही तो हो गया। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा? सर वर्क डन का आएगा P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल डिवाइड बाय 1 माइनस गामा। क्या ये उसको रिप्रेजेंट करने लग गया? हाँ सर, यस और नो। सर पावर को वॉल्यूम का है ना? हाँ बेटा, मैंने क्या बोला देख भाई, PV रेज टू पावर x इक्वल टू कांस्टेंट। अगर तू डायरेक्टली यहां पर x की वैल्यू इन्फिनाइट करेगा तो कहेगा सर PV की पावर इंफिनिटी इक्वल टू कांस्टेंट। सर ये कैसे डिफाइन हुआ? ये तो होना है हमारे पास आइसोकोरिक। अब तू ये समझ, इन्फिनाइट वॉल्यूम है तो इन्फिनाइट की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है, उसको तू वॉल्यूम कांस्टेंट भी कह रहा है।
अब ऐसे में समझने में इरिटेशन होगी, है ना, तो इसको जरा यहां पर ध्यान समझ, इसका याद क्या रखना है कि पीवी रेज टू पावर एक्स पॉलीट्रॉपिक है, इसमें एक्स की वैल्यू जब इंफिनिटी होती है तो ये कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे आइसोकोरिक को करता है, और डायरेक्टली नहीं डालना है, अदरवाइज ये इन्फिनाइट फंक्शन आ जाएगा सर, इंफिनिटी इक्वल टू कांस्टेंट, तो एब्सर्ड चीज आ जाएगी। तो पावर तूने 1/x लिया, v लिया, कांस्टेंट आया, अब x की वैल्यू इन्फिनाइट कर दे, जैसी तो x की वैल्यू इन्फिनाइट करेगा, पावर की पावर 0 इज 1 इंटू v इक्वल टू कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट आ जाता है। क्लियर है क्या? यस और नो? सर गामा -1 था, रे पगले इंटरनल एनर्जी में होता है यार, फॉर्मूला याद कर ले, एनसीवी आर अपॉन गामा -1 इंटू डेल्टा टी, ये होता है एडियाबैटिक में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन, ये 0 हुआ, वर्क डन इज माइनस ऑफ डेल्टा यू, तो हमारे पास ये आ जाएगा बेटा माइनस ऑफ एन आर डेल्टा टी डिवाइड बाय गामा -1, तो एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा, ये होता था। ठीक है, क्लियर सारे बच्चे, बात आई? हाँ, अब बच्चों को ये है कि सर ये आइसोथर्मल को क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है? फॉर आइसोथर्मल, इसको मैं अलग कलर से लिख रहा हूं, फॉर आइसोथर्मल अगर आप देखें तो सर x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, है ना, तभी पीवी इक्वल टू कांस्टेंट आएगा सर, और अगर तूने x की वैल्यू 1 डाल दी तो वर्क डन इज इनफाइनाइट, ये इसको नहीं बता पाता है, ये इसको नहीं बता पाता है, यही बस पंगा है। तुम्हें बस इसके लिए इंटीग्रेशन अलग से आपको करना पड़ता है, अलग से आप कहेंगे जो प्रेशर ऑफ द गैस इनटू डीवी का इंटीग्रेशन, तो प्रेशर ऑफ द गैस क्या आता है, एन आर टी डीवी बाई वी का इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 से V2, तो ये लॉग में चला जाता है बेटा एन आर टी एल एन ऑफ V2 बाई V1। क्या आपको ये बात समझ आई? हाँ या ना? यस और नो? एक्चुअली में अगर हम लोग इंटीग्रेशन से यहां पर बात करें तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, इस फॉर्मूले के हिसाब से बस आइसोथर्मल का वर्क डन इनफाइनाइट आ जाता है, तो आप x की वैल्यू बस माइनस x की वैल्यू 1 के लिए इसको नहीं रखेंगे। ठीक है सर, वहां गलती से -1 लिख दिया है, नहीं x की वैल्यू 1, सॉरी, ठीक है, x की वैल्यू आपका 1 नहीं होना चाहिए बस, अदरवाइज ये हमारे पास वो वर्क डन के फॉर्मूले में दिक्कत आती है। क्लियर हुई क्या बात? यस यस और नो? क्या आपको ये बात समझ आई? अब तो बेसिकली आपको ये बात तो समझ आ गई है कि पीवी की पावर x इक्वल टू कांस्टेंट सभी प्रोसेसेस के लिए यूज किया जा सकता है, सभी प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं। जिसमें वर्क डन इन रैंडम प्रोसेस क्या होता है, सारे बच्चे जरा समझना, कोई भी रैंडम प्रोसेस है जिसमें पीवी की पावर x है, तो p फाइनल v फाइनल माइनस p इनिशियल v इनिशियल डिवाइडेड बाय हमारे पास 1 माइनस x, या फिर एन आर डेल्टा टी डिवाइड बाय 1 माइनस x का फॉर्मूला यूज होगा। क्लियर हुई क्या बात? हाँ या ना? यस अभी रुको, तो अभी तो खत्म तो करने दो, अभी तो बीच में आए, अभी तुम जबरदस्ती सर ये कर देंगे वो कर देंगे, अभी रुक जा भाई, रुक जा। किसी भी रैंडम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, कोई भी किसी भी रैंडम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में भी इंटरनल एनर्जी हमेशा कैसे निकालोगे? क्योंकि इंटरनल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही आप नाप सकते हैं। समझ रहे हो मैंने क्या बात बोली? जब तक गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन नहीं करेगा, जो भी आपने हीट दी सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में जाएगी। तो आप हमेशा किसी भी रैंडम प्रोसेस है इसमें आपको घबराना नहीं है कि सर हमारे पास इंटरनल एनर्जी कैसे लिखेंगे, वो तो हमेशा यही रहेगा। मैंने आपको बार बार बोला है ऑलवेज, इसमें दोहराए वाली बात नहीं है। क्लियर? ऑलवेज। अब जरा ध्यान सुनो, तो अगर मैं यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाऊं, अब मजेदार चीज आएगी, फिर क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है,
सर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन होता है, मैंने कहा हाँ। तो एन सी डेल्टा टी, ध्यान सुनना, एन आर अपॉन गामा माइनस वन डेल्टा टी प्लस हमारे पास एन आर डेल्टा टी अपॉन वन माइनस एक्स। अगर आप एन डेल्टा टी हटाएंगे, याद रखना मोलर स्पेसिफिक हीट, इसके ऊपर सवाल है, मोलर स्पेसिफिक हीट इन रैंडम प्रोसेस। अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना, धड़ाधड़ होंगे, बस चुपचाप ध्यान सुनो। रैंडम प्रोसेस में अगर आपको कभी भी मोलर स्पेसिफिक हीट चाहिए तो वो होती है सीवी प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स, या फिर आर अपॉन गामा माइनस वन प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स। पहले इसको लिख लो, चुपचाप लिखो, और जब लिख लो तो बोलो हाँ सर। चुपचाप लिखो, फिर मैं बताता हूं क्या बात बता रहा हूं मैं। चुपचाप इसको लिखो पहले, फिर मैं तुम्हें बताता हूं ये क्या बात बताइए, ठीक है। अब मैं चाहता तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को पहले पढ़ा देता और फिर आइसोथर्मल, एडियाबैटिक इनके केसेस बनाता चला जाता, लेकिन मैं उल्टा इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बच्चों के दिमाग में ना ये चीज स्कूल में नहीं आनी, तो स्कूल में वो छोटी छोटी डेरिवेशन एंड ऑल वो सारी चीजें आती हैं, तो वो क्लियर होना चाहिए। लिख लिया सर ये क्या बता रहा है? याद करो मैंने आपको कहा था कि एक गैस का ना मोलर स्पेसिफिक हीट, सॉलिड में कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर नहीं बोलते, लिक्विड में कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर नहीं बोलते, गैसेस के लिए बोला जाता है क्योंकि गैसेस कैन एक्सपैंड, है ना। तो गैसेस के लिए सीवी एंड सीपी डिफाइंड होता है। जब आपने हीट कांस्टेंट प्रेशर पे दी तो सीवी सीपी यूज करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पर दी तो सर सीवी यूज करेंगे। सर अगर मान लो प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट ना हो तो जनरल सी क्या होता है किसी भी गैस का, आर अपॉन गामा माइनस वन प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स। अब जरा देखो, ये आपके रैंडम प्रोसेसेस थे ना बेटा, इसमें सीवी अगर मैं वो सी निकालूं मोलर स्पेसिफिक हीट, तो ये होएगा सीवी प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स। जरा वैल्यू रख के देखना, इस वाले प्रोसेस में अगर आप देखें एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी सीवी। गैस की जो स्पेसिफिक हीट होती है, अगर आप आइसो बारीक प्रोसेस, हाँ हमारे पास एक्स की वैल्यू आपने क्या डाली 0 डाली, तो हाँ सीवी प्लस आर आएगा, दैट इज सीपी। याद करो मैंने कहा था जब भी आप हीट, व्हेन हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब आपको ये सारी चीजें जुड़ती हुई दिख रही होंगी। व्हेन हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट सप्लाइड, क्वेश्चन में दे रखा है हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला एनसी डेल्टा टी, तो यहां पर आप यूज करेंगे डेल्टा एनसीपी डेल्टा टी। जब कांस्टेंट प्रेशर पे आप हीट देते तो एनसीपी डेल्टा टी होती है। क्लियर? अच्छा सर, सर इस प्रोसेस में क्या होगा? मैंने कहा जरा इस प्रोसेस को देख ले। सर एक्स की वैल्यू इंफिनिटी करनी थी, मैंने कहा एक्स की वैल्यू इंफिनिटी रखेगा तो ये तो 0 हो जाएगा। तो याद रख, जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब तू हीट देता है तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या बनता है, एन सीवी डेल्टा टी। जब तू कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट देता है, जब तू कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट देता है, वर्क डन होएगा क्या? नहीं, ऑल हीट विल गो इनटू इंटरनल एनर्जी। इसीलिए इंटरनल एनर्जी का भी फॉर्मूला यही है। यस और नो? सर इन जनरल सी एक और बार बताइए बेटा, सी क्या है ना, गैस के लिए स्पेसिफिक हीट, ध्यान सुन, स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट गैस के लिए अलग अलग होती है। कांस्टेंट प्रेशर पर अलग होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगी अलग, आइसोथर्मल में अलग होगी, एडियाबैटिक में अलग होगी। अभी देख, तो गैसेस के लिए स्पेसिफिक हीट अलग अलग प्रोसेसेस में अलग अलग होती है। उसका फॉर्मूला क्या है, स्पेसिफिक हीट जो ये है उसका फॉर्मूला होता है सीवी प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स। कौन से प्रोसेस में ले जा रहा है उसके हिसाब से उसका सी चेंज होता है। अब जरा समझ, सर हमारे पास ये वाला जो एडियाबैटिक का प्रोसेस था इसमें क्या रहता है? मैंने कहा यार इसमें तो एक्स की वैल्यू क्या थी सर, एक्स की वैल्यू वॉज गामा, तो मैंने कहा अच्छा सी की वैल्यू क्या आएगी सर, सीवी विच इज आर अपॉन वन गामा माइनस वन प्लस आर अपॉन वन माइनस गामा। सर इसको अगर आप देखें आर अपॉन गामा माइनस वन माइनस आर अपॉन गामा माइनस वन, ये एक्स की जगह गामा रखना है, ठीक है। तो ये तो कट गया सर, सी 0 आता है। अब आपका जेई का एक बहुत पुराना सवाल है
एडियाबैटिक प्रोसेस में गैस का स्पेसिफिक हीट क्या होता है? 0। इसीलिए जब तुम इसकी बात करते हो N0 डेल्टा T, एडियाबैटिक प्रोसेस में Q की वैल्यू इज 0। क्या आपको ये बात समझ आई? क्यों बोला जाता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होगा? क्योंकि उस समय गैस की जो स्पेसिफिक हीट होती है, याद रखना है कि वो 0 होती है। यस, गैस अब देख, एक कह रहा है सर आप बता दीजिए कि कैसे अलग होती है। अबे गधे इंसान हो क्या? हर प्रोसेस में गैस का सी अलग आ रहा है, इसीलिए तो हीट अलग अलग आ रही है। तूने सीपी और सीवी पढ़ा, सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर पर अगर मैं हीट दूंगा तो सीपी होता है, सर कांस्टेंट वॉल्यूम पर दूंगा तो सीवी होता है। अबे मान ले कि तीनों चीजें चेंज हो रही हैं, तब कैसे होगा? तो भाई तेरे को सी निकालना पड़ेगा। उस समय गैस का सी क्या है? तो सर वो होएगा हमारे पास R अपॉन गामा -1 प्लस R अपॉन 1 - x। x कहां से निकालेगा? यहां देख करके निकालेगा, अभी सवाल कराऊंगा। क्लियर? सर सीवी कहां गया? अबे यार कहां से तुम्हारा लेवल बढ़ा है बे? सीवी का ही इसलिए कहता हूं रिवाइज कर बे, रिवाइज कर। भीड़ में दबा पड़ा मिलेगा, यही तो है सीवी का ही फॉर्मूला। तो R गामा -1 है, R अपॉन गामा -1। ध्यान सुनना सर, आइसोथर्मल की में x की वैल्यू -1 रख के x की वैल्यू 1 रख करके देखूं। सारे बच्चे बताना, अगर तुम आइसोथर्मल में x की वैल्यू 1 रख रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब C की वैल्यू क्या आएगी? इनफाइनाइट। आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर आपसे कोई पूछ ले गैस की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, सर गैस की स्पेसिफिक हीट होती है इनफाइनाइट। इसका मतलब स्पेसिफिक हीट क्या थी? कितनी हीट लूं 1 मोल ऑफ गैस 1 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनना। एक कह रहा है सीवी प्लस इंफिनिटी। अब सीवी प्लस इंफिनिटी इनफाइनाइट होता है। सर किसी का स्पेसिफिक हीट इंफिनिटी का मतलब क्या है? तो मैंने कहा स्पेसिफिक हीट क्या थी? सर कितनी हीट ले 1 मोल ऑफ गैस 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर कराने के लिए। मैंने कहा अच्छा, और अगर मान ले स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट आ रही है, इसका मतलब सर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी 1 मोल ऑफ गैस को 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर कराने में, और इनफाइनाइट हीट का तो कोई लिमिट ही नहीं है। दैट्स वाई इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें तुम इनफाइनाइट हीट दे दो गैस को, तब भी उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, इसीलिए हम लोग आइसोथर्मल कहते हैं। क्लियर हुई क्या बात? यस और नो? इस पूरे जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, इसमें सिर्फ एक ड्रॉबैक है, आइसोथर्मल का वर्क डन नहीं बता पाएगा और सारी चीजें बता देगा। क्या आपको यह बात समझ आई? इस पूरे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में सिर्फ एक कमी रह गई है, और वो कमी क्या है? सिर्फ कि ये आइसोथर्मल का वर्क डन नहीं बताएगा। इसका फॉर्मूला अलग से तेरे को याद होना चाहिए, nRT log V2/V1। अदरवाइज किसी भी प्रोसेस के लिए तो मान ले बन गया। एग्जाम्पल ले, अब सीखोगे तुम। अभी मैंने तुम्हें कहा 3 एग्जाम्पल ले लो, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, 3 एग्जाम्पल लो, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, मान लो एक पीवी का लेते हैं, एक वीटी का लेते हैं, एक पीटी का लेते हैं। 3 पीवी की पावर 3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या एच ले लो, चलो p² v³ इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। एक प्रोसेस में मोनो एटॉमिक गैस है। अब देखो कोई रैंडम प्रोसेस है, मोनो एटॉमिक है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स मान लो मैंने 2 कह दिया, डेल्टा टी इज 100। पहला सवाल हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस क्या होगा? मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस सारे को बच्चों को इस प्रोसेस में बताना है। अब मैं आपकी चैट रोक रहा हूं, क्योंकि जो चीज मैंने बताई है ना बेटा, उसको अगर आप एब्जॉर्ब कर गए, इसका मतलब कोई भी प्रोसेस अब आपको तंग नहीं कर सकता। ठीक है, 4 प्रोसेसेस स्कूल में, और आप लोगों ने भी देखा है कि इवन इन एडवांस वो 4 प्रोसेसेस पर ही स्टिक है। मैं तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में जा रहा हूं कि अगर वो तंग करने पर आए तो तुम तैयार रहोगे। अब देखो सर, ये तो बड़ा अजीब सा फंक्शन है, ये आइसोथर्मल नहीं है, क्योंकि अगर आइसोथर्मल होता तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता। सर ये आइसोबारिक भी नहीं है, अदरवाइज पी इक्वल टू कांस्टेंट होता। सर आइसोकोरिक भी नहीं है कि ये हमारे पास अगर देखा जाए तो इसमें ना 1.5 आएगा। चलो ठीक है, तो 1.5 हमारा किसी का गामा नहीं होता है, 1.4, 1.6 एंड 1.3 के आसपास। ठीक है, तो अगर आप यहां पर, या फिर इसको और चेंज कर लो, नहीं तो कोई बच्चा बोले सर इसको एडियाबैटिक भी तो मान सकता हूं,
तो एक काम कर 2 हटा ले, अब सही रहेगा। ठीक है, जरा यहां पे समझ, ये तेरा एडियाबैटिक भी नहीं है, नहीं तो अदरवाइज। अच्छा, मोनो एटॉमिक के लिए तो 3 हमारे पास क्या रहता, मोनो एटॉमिक के लिए रहता 5/3, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, 3/2 है। मोनो एटॉमिक के लिए गामा होता ना। हाँ, ये अगर देखें तो ये एडियाबैटिक भी नहीं है। क्यों सर? ऐसे ही तो होता है। मैंने कहा जरा याद कर, मोनो एटॉमिक गैस के लिए पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है। हाँ, तो मोनो एटॉमिक के लिए गामा क्या होगा सर? 5/3 होगा। तो पीवी की पावर 5/3 होता अगर, तो मैं इसको एडियाबैटिक कहता, या फिर P का क्यूब V की पावर 5 इक्वल टू कांस्टेंट होता तो भी मैं एडियाबैटिक कहता। क्या ये वो रिलेशन है? नहीं। तो दैट्स मीन कि ये एडियाबैटिक भी नहीं है। क्या और क्या बचा? आइसोकोरिक नहीं, कोई भी नहीं है ये प्रोसेस। अब ये हो गया रैंडम प्रोसेस। इन्होंने बोला बताओ भैया इसकी गैस की स्पेसिफिक हीट क्या है, क्योंकि हर प्रोसेस में गैस अलग अलग स्पेसिफिक हीट रखती है। तो मैंने कहा यार किसी भी रैंडम प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज R अपॉन, ध्यान सुनना, गामा-1 प्लस R अपॉन 1 - x। सिर्फ x ढूंढना था, काम हो जाता। सिर्फ x ढूंढना था, काम हो जाता। सर x कैसे ढूंढेंगे? मैंने कहा भाई देख, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, PV की पावर 3/2 कांस्टेंट है। हाँ, इसको PV की पावर x से इक्वेट कर दे भाई। तो अगर तू इक्वेट कर देगा, x की वैल्यू क्या आ गई? हो गया सवाल। सर R अपॉन 1 - गामा मोनो एटॉमिक है 5/3 प्लस R अपॉन 1 - 3/2। ठीक है, 5/3 -1 प्लस 1 - 3/2, ये आ गया सर, ये आ गया सर। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा सवाल, सेकंड सवाल, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बता दो गैस की कितनी हुई इस प्रोसेस में। अब देखो ये कोई रैंडम प्रोसेस है भाई, ये कोई रैंडम प्रोसेस है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हुई भाई? प्रोसेस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, NCV डेल्टा T होती है सर। तो अगर आप देखें N की वैल्यू कितनी है 2, CV फॉर मोनो एटॉमिक कितना होता है सर? मोनो एटॉमिक के लिए CV होता है हमारे पास 3R/2, तो 3R/2 डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर सर 100 था, आ गया, खत्म। क्लियर? कोई मेरे से पूछे वर्क डन कितना होगा, वर्क डन, तो मैंने कहा यार वर्क डन प्रेशर प्रेशर में तो नहीं है, तो मैं NR डेल्टा T डिवाइडेड बाय हमारे पास 1 - x होता है सर, तो 2 × R × 100 हमारे पास डिवाइडेड बाय 1 - 3/2, खत्म। ये वर्क डन आ गया। सर हीट कितनी ली होगी इस प्रोसेस में? तो मैंने कहा ये रैंडम प्रोसेस है, NC डेल्टा T, तो 2 × C की वैल्यू पूरी रखेगा, ये R अपॉन हमारे पास 5/3 - 1 प्लस R अपॉन 1 - 3/2 × 100। ये पूरे प्रोसेस में जो नौटंकी पूछनी थी उन लोगों ने पूछ ली, हम लोगों ने कैलकुलेट कर दी। क्लियर हुई क्या बात? यस और नो? क्या आपको ये बात समझ आई सारे बच्चे? अरे बोलो भाई। हो गया, जो पूछेगा वो बता दूंगा। ठीक है सर, केल्विन में नहीं है। अरे यार ये भी बता रखा है तेरे को, चेंज इन टेम्परेचर बोल रहा हूं यार। चेंज इन टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो ये 100 केल्विन भी होगा। डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन स्केल में, दोनों स्केल में चेंज इन टेम्परेचर सेम होता है, गधे। ठीक है सर, नेगेटिव आ रहा है तो क्या हो गया? वर्क डन बाय द गैस, मतलब कंप्रेशन हो रहा होगा। ये सुनो, हमारे पास अगर नेगेटिव आ रहा है तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? हाँ, कंप्रेशन हो रहा होगा, गैस गर्म होने की जगह पर ठंडी हो रही होगी, यही सब हो रहा होगा। ठीक है, यस, हाँ या ना? क्या आपको ये बात समझ आई? मैं तो रैंडम लेता जा रहा हूं ना। अगर मान लो इस प्रोसेस में हो रहा हो तो गैस हमारे पास कंप्रेशन हो रहा होगा, गैस ठंडी हो रही होगी, यही सब चीजें हो रही होंगी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, यहां पर नहीं है। ठीक है, क्लियर? अब जरा नेक्स्ट देखना, सर जरूरी थोड़ा है कि प्रेशर और वॉल्यूम का ही रहे। मैंने कहा हाँ यार, ये भी तो हो सकता है। मान लो सर प्रेशर T की पावर 3 इक्वल टू कांस्टेंट है,
अब कैसे करोगे बेटा? हाँ या ना? यस सर, सी नेगेटिव है तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं तो कहा कि मैं तो रैंडम देते जा रहा हूं ना भाई। अब मेरे को डेटा ऐसे रखना पड़ेगा जिससे पॉजिटिव आए। अभी तू बस कैलकुलेशन पर ध्यान दे यार, समझ मेरी बात। मैंने तेरे को क्या कहा, मैं तो एक रैंडम प्रोसेस बना दिया, पी स्क्वायर वी क्यूब। अब तेरे को घबराना नहीं है, तेरे को एक्स निकालना है, जो भी चीजें होंगी वो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, मान ले कि पीटी की इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, ले ऐसा प्रोसेस है, पीटी इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। अब यही सारी चीजें आपको निकालनी, ठीक है, हाँ यही सारी चीजें निकालनी है। यहां पर मैंने मोनो एटॉमिक सारी चीजें सेम रखी हैं। मान लो अभी भी मोनो एटॉमिक है, एन की वैल्यू 2 है, डेल्टा टी 100 है। बेटा देख, मैं तो एक रैंडम ऐसी अपने मन से बना रहा हूं ना, तो अगर आ भी रहा है तू बस डेटा पर उस पर मत सोच कि सर ये तो नेगेटिव आ गया, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं तो बस तेरे को सिखा रहा हूं। अगर पीटी इक्वल टू कांस्टेंट आए, ये कोई तेरा नॉन स्ट्रक्चर तो वो नॉन प्रोसेस तो नहीं है। अब तेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले एक्स निकालना। क्या करे सर, पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करते हैं। ठीक है, तो सर टी को हटाना है तो टी को पीवी बाय एनआर लिख लो सर। मैंने कहा ठीक है, और उठा करके इसमें डाल दो सर, पीटी इक्वल टू कांस्टेंट है। मैंने कहा हाँ, ठीक है, तो प्रेशर की जगह टेम्परेचर की जगह सर ये रख लो, पीवी बाय एनआर इक्वल टू कांस्टेंट। मैंने कहा यस, तो सर पी स्क्वायर वी इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। दैट मींस पी वी की पावर हाफ इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। दैट मींस सर एक्स की वैल्यू हाफ आ गई। क्लियर? मैं रैंडम दे रहा हूं आपको, बस आराम आराम से वही चीज करनी है। ठीक है, अब आगे सर मैंने कहा अब कोई भी चीज सोचनी हो, मान लो वो मोलर स्पेसिफिक हीट पूछे, तो मैंने कहा यार मोलर स्पेसिफिक हीट होएगा आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स। तो आर अपॉन गामा की वैल्यू की अगर आप बात करेंगे तो 5/3 माइनस 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स की बात करेंगे हाफ। ये आ गया। अगर मान लो कोई मेरे को कहता इसी प्रोसेस में, अगर मेरे को कहता वर्क डन बताओ, तो मैंने कहा वर्क डन दैट इज एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स होएगा। तो 2 इंटू आर इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की अगर आप बात करेंगे तो दैट इज हाफ। ये हो जाएगा खत्म। इंटरनल एनर्जी उसको किसी चीज से लेना देना नहीं है, तो n3r/2 इंटू डेल्टा टी दैट इज 100। अगर कोई बोले कि भैया हीट कितना है, मैंने कहा इस प्रोसेस में nc डेल्टा टी लगाऊंगा, ना ही cp लगेगा ना ही cv लगेगा। तो हमारे पास 2 इंटू सी की वैल्यू आपकी जो भी यहां पर आ रही है r अपॉन 5/3 माइनस 1 प्लस r अपॉन 1 माइनस हाफ इंटू 100, आपका सारा काम हो जाएगा। क्लियर है क्या? सब पावर हाफ कैसे आया? अरे यार ये स्क्वायर रूट ले ले भाई। मुझे पावर ऑफ प्रेशर की पावर को 1 रखना है। यहां पे पी स्क्वायर वी कांस्टेंट आ रहा है ना बेटा, तो स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, ये कांस्टेंट सर नया कांस्टेंट बनेगा। हाँ, तो एक्स की वैल्यू हाफ आ गई। क्लियर हो गया? क्या अब आपको ये समझ आ रहा है? अगर मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर का भी दे दूं तो घबराने वाली बात नहीं है। मान लो तीसरा केस है वी स्क्वायर टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैं रैंडम दे रहा हूं, तो इसमें क्या करोगे सर? पहले पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, मुझे प्रेशर और वॉल्यूम में लेके आना है, तो सर टेम्परेचर हो जाएगा पीवी बाय एनआर। मैंने कहा उठा करके यहां रख दो, तो वी स्क्वायर टी इंटू पीवी बाय एनआर हो जाएगा सर, और ये कांस्टेंट है। मैंने कहा हाँ, तो ये एक नया कांस्टेंट बन गया। यस, तो सर पी वी क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट वही आ गया। हम लोगों ने यही लिया था क्या पहले वाला? नहीं, हमारे पास पी वी क्यूब इक्वल टू हमारे पास सर कांस्टेंट आ गया। तो एक्स की वैल्यू आपके लिए 3 हो गई। अब आपके सारी चीजें आ जाएंगी। यस, अरे चच्चा विशाल शर्मा, वीडियो भी जरा मोबाइल में वॉइस बटन भी दबा ले। मैंने क्या बोला? मैं रैंडम दे रहा हूं, ले इस सवाल को कर भाई। अब ये तेरा सवाल है, इसमें नहीं आ रहा होगा तो नेगेटिव वाला कर दियो, नहीं आ रहा होगा तो मत करियो। द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ रियल गैस ओबिंग, हमारे पास इतना इक्वेशन इस। ठीक है, अगर आप देखें पीवी स्क्वायर हमारे पास इक्वल टू आर टी, इन्होंने यहां पर हमें दे दिया है। ठीक है,
सर वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम क्यों कांस्टेंट ली है? वॉल्यूम कहां कांस्टेंट लिया है बेटा? वॉल्यूम कहां कांस्टेंट लिया है मैंने? वी स्क्वायर टी इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है हमारे पास। वॉल्यूम कहां कांस्टेंट ले रहा हूं? टेम्परेचर को पीवी बाय एनआर रखा तो वी का क्यूब इंटू पी, तो वही तो लिखा हुआ है। वॉल्यूम कहां कांस्टेंट ले रहा हूं? सर एनआर कहां गया? बेटा मस्त तेल में फ्राई करके मैं खा गया। अबे नया कांस्टेंट बनेगा ना। अबे यार बेटा तुम लोग रहने दो, एक सवाल आया है उसके पीछे क्यों हमारी बैंड बजवा रहे हो? ठीक है रहने दो बेटा, रहने दो, ज्यादा लोड मत लो, ठीक है। ये n इज नंबर ऑफ मोल्स। अब मेरे को इरिटेशन हो गई है। R इज गैस कांस्टेंट। दिमाग लगा ले बेटा, मैथ्स कैसे करता होगा तो मुझे तो डर लग रहा है अभी से, ठीक है। ये दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट नया कांस्टेंट बन जाएगा, तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। हे राम, ये आप लोग ट्राई करके आओगे कल की क्लास में कि ये सवाल है, बस यही सवाल आया हुआ है, ठीक है हमारे पास। इस बार ऐसा आपको रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट बतानी है। एक बार ट्राई करके आइएगा, ठीक है। हमारे पास टाइम आधे घंटे का है, तो मैं एक बार सेकंड लॉ पर जाना चाहूंगा, ठीक है। आइए, ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई करके आएंगे। मैं आपकी चैट रोक देता हूं, ध्यान से सुनिए और दोबारा रिवाइज करके आइए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। अब गधे वाली हरकत मत करना, सारी एनर्जी पॉलीट्रॉपिक पे लगा दी और फंडामेंटल जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है उसको रिवाइज ही नहीं कर रहा है। तूने खुद एडवांस के सवाल कर लिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहीं कहीं पर है, और अगर तू ये नहीं भी लगाएगा एनालिसिस तब भी तेरे को निकल जाएगा सवाल, समझ रहा है। लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास, देखो केमिस्ट्री में भी आपकी सेकंड लॉ है और आई थिंक आपको थर्ड लॉ भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। उनका अलग हो जाता है, यहां से हमारा अलग है, ठीक है। हम लोग कहीं ना कहीं इंजन्स और रेफ्रिजरेटर्स के बारे में बात करेंगे, स्टीम इंजन्स एंड ऑल, इन सब के बारे में हमारे पास बात होती है। दो स्टेटमेंट हैं, दोनों स्टेटमेंट बहुत, देखो जो फिजिक्स के लॉस है ना वो बहुत बेसिक चीज है, वो तुम्हें भी पता होती है। जैसे नो प्रोसेस इज पॉसिबल विच हुज सोल रिजल्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एंड कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट टू वर्क। ये लॉ है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि अगर तुमने कुछ एनर्जी कंज्यूम करी, जैसे तुम रोज खाना खाते हो, मान लो तुमने 100 जूल्स की एनर्जी कंज्यूम करी, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि तू 100 जूल का सारा वर्क कर दे, कुछ ना कुछ तो हीट लॉस होगा ही। अब जैसे मान ले कि मैं सुबह से उठ करके मैंने जो भी खाना खाया, मैं काम कर रहा हूं, मेरे को पसीना आ रहा है ना, मेरे को थकावट हो रही है, मेरा बॉडी का टेम्परेचर राइज कर रहा है, ऑल दोज एनर्जीज आर बीइंग वेस्टेड। मैं पढ़ाने में तो यूज ही नहीं कर रहा ना, वो इस प्रोसेस में मेरी एनर्जी वेस्ट होती जा रही है, और ये सबके साथ होता है। और कितना बेसिक सा उन्होंने फंडामेंटल एक लॉ बोला कि भाई, ये लॉ के दो स्टेटमेंट हैं, दोनों स्टेटमेंट कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट ही करते हैं। पहला उन्होंने बोला कि भाई देखो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, कोई भी सिस्टम दुनिया में ऐसा नहीं है जिसने कुछ एनर्जी ली और 100% उसका वर्क डन कर दिया, मतलब 100% एफिशिएंसी इज अ मिथ, ठीक है। नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the absorption of heat from a reservoir। कुछ एनर्जी, एक रिजर्वायर कहने मतलब एक, आप ये समझ सकते हैं एक जैसे डैम में कहते हैं ना रिजर्वायर बनाते हैं, एक सोर्स ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी बेसिकली, ठीक है। वहां से आपने कुछ हीट ली एंड कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट टू वर्क, आपने 100% एफिशिएंसी से काम कर दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और जो बच्चे बार बार तैयारी करते समय कहते हैं सर मेरे से नहीं हो रहा, अबे तो यही तो लॉ तुम्हें सिखाया जा रहा है। 100% तो कभी नहीं होने वाला है, तू 100% तैयार तो कभी भी नहीं होगा टेस्ट से, तो तू टेस्ट नहीं दे रहा तो तेरी बेवकूफी है। यस, दूसरी बात ये भी देखना, हमारे लाइफ से ही उठाया हुआ स्टेटमेंट है। नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्डर ऑब्जेक्ट टू हॉटर ऑब्जेक्ट विदाउट डूइंग वर्क, विदाउट वर्क बीइंग डन ऑन इट। इसका मतलब क्या है, दुनिया में सारी की सारी बॉडी कम से कम एनर्जी की स्टेट में जाना चाहती है। तुम कभी भी ये नहीं देखोगे कि अचानक से एक बॉडी के अंदर अपने आप एनर्जी बढ़ रही है। और अगर आपको अपनी एनर्जी बढ़ानी है तो आपको काम करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये पत्थर है या कोई भी चीज है, अगर आप इसको छोड़ोगे ये हमेशा कम से कम एनर्जी स्टेट में जाएगा। यस,
कभी भी वो अपने आप उठ करके हाई एनर्जी स्टेट में नहीं जाएगा। ये तो हमें भी पता है सर। और वही चीज उन्होंने यहां पर स्टेटमेंट में बहुत प्यार से बोली। क्या बात बोली कि भाई कभी भी हीट फ्लो करेगी तो कहां से कहां फ्लो करेगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। यस, हाई टेम्परेचर से लो, अपने आप। अगर तुम एक गिलास में गर्म पानी इस रूम में रख दोगे तो तुम्हें ठंडा करने की जरूरत नहीं है। रूम, अगर मान लो रूम तुम्हारा 20 डिग्री पर है, गिलास में पानी 30 डिग्री पर है, तो देखो ठंडा करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली उस गिलास में से हीट अपने आप वहां पर जाएगी और वो ठंडा हो जाएगा। लेकिन फ्रिज के बारे में जरा सोचना, फ्रिज का काम क्या होता है? फ्रिज का काम होता है सर, जैसे मान लो हमने दूध को गर्म करके फ्रिज में रख दिया, थोड़ी देर के बाद सर वो रूम टेम्परेचर से भी कम ठंडा हो जाता है ना, रूम टेम्परेचर से भी ठंडा हो जाता है सर। ऐसा कैसे पॉसिबल है? हीट अपने आप हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जा रही है ना। अब तुम्हारे हिसाब से कि सर हाई से लो तो जा ही रही है, लेकिन रूम टेम्परेचर तो 20 है, रूम टेम्परेचर तो 20 है। उसके बाद तो दूध, मान लो 20 या 22 डिग्री अगर तुम्हारे रूम का टेम्परेचर है, तो दूध को तो वहीं तक रुक जाना चाहिए था, उसका टेम्परेचर उससे भी ठंडा कैसे हो जाता है? ये लो टेम्परेचर से हीट और कैसे निकले जा रही है? अपने आप नहीं होता बेटा। जो तू बिजली का बिल देता है वो किस लिए देता है? उसी हीट को उठवाने के लिए देता है। समझ रहा है? अगर तुम्हारे घर पे बिजली लाइट चली गई तो अपने आप तुम देखते हो कि जो दूध ठंडा था वो धीरे 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 नॉर्मल होता है ना। फ्रिज का ही काम था, बिना काम किए तुम हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर ले जा ही नहीं सकते। बिना काम किए इसको लो पोटेंशियल एनर्जी से हाई पोटेंशियल एनर्जी तुम ले जा ही नहीं सकते। ये बहुत जेन्युइन सी बात बोली गई कि कभी भी 100% एफिशिएंसी नहीं होगी, और किसी भी सिस्टम की एनर्जी लो से अगर हाई हो रही है तो काम करना पड़ेगा। तुम्हारे जो नॉलेज बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, अगर तुम मेहनत नहीं करेगा तो ये तेरी जो नॉलेज का राइज है वो नहीं होगा, सीधी सी बात। तो सर दो स्टेटमेंट क्यों है हमारे पास सेकंड लॉ में? एक आपके लिए इंजन के लिए है और दिस इज गोइंग फॉर रेफ्रिजरेटर। ये हम लोग फ्रिज के बारे में आज बात करेंगे और ये आपके इंजन के बारे में बात करेगा। ठीक है। केमिस्ट्री में स्पॉन्टेनियस और गिब्स फ्री एनर्जी, इंथैल्पी एंड ऑल, उस ट्रेंड में चले जाते हैं हम लोग। थोड़ा मोर ऑफ अ मैकेनिकल साइड आ जाते हैं। ठीक है। तो बहुत बेसिक सी स्टेटमेंट है। अब जरा इनको हम लोग समझेंगे बाय अ कार्नोट साइकिल एंड इट्स एफिशिएंसी। अब तो आजकल तो इंजन्स हम लोगों ने बहुत रीडिफाइन कर दिए हैं। जब सबसे पहले एक इंजन बनाया गया, ठीक है, तो उसको कैसे बनाया गया, और अभी जो आप पढ़ रहे हो बहुत ट्रिवियल है भाई, बहुत ज्यादा ट्रिवियल है। जो पहली बार जब स्टीम इंजन बनाया गया, ठीक है, तब उसके बारे में सोचा गया। ठीक है। तो अभी आपको ये चीज कहीं ना कहीं दिखेगी नहीं, लेकिन जो आपका सेंस है वो आपको कहीं ना कहीं चीजें समझ आ जाएंगी। कार्नोट इंजन हमारे पास है क्या? जैसे मान लो आप पुरानी वाले वो जो स्टीम ट्रेन होती थी, ठीक है, जिसमें आपने मूवीज में देखा होगा, भाग मिल्खा भाग में भी दिखाया है, गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी दिखाया है कि ट्रेन के इंजन में कोयला फेंका जाता था। आप लोगों ने देखा हुआ है? हाँ या ना सारे बच्चे? क्या आप लोगों ने वो चीज देखी हुई है कि आप कोयले से ट्रेन चलाई जा रही है? अब तो इलेक्ट्रिकल हो गया है ना, तार को ट्रेन टच करती है, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है, करंट फ्लो होता है और ट्रेन चलती है। लेकिन अगर आप लोगों ने पुरानी मूवीज में देखा होगा, तो वो पुराने वाले जब इंजन दिखाए जाते थे तो उसमें क्या होता था बेटा कि एक साइड से कोयला फेंका जा रहा है, आग लगी हुई है। हाँ, दैट इज रिजर्वॉयर, दैट इज रिजर्वॉयर, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हीट है, कोयले से गर्म होके बहुत ज्यादा हीट बनती है। अब समझना, जितनी भी तुमने हीट बनाई, सबसे पहली बात, वो सारी की सारी हीट इंजन को वो हीट यूज होगी इंजन को चलाने में। यस। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोयले ने जितनी भी हीट बनाई सारा का सारा इंजन चला दे। सोचो, कोयला नहीं गर्म हुआ तो जिस आसपास जो बंदे खड़े हैं उनको भी गर्मी लग रही है, हाँ या ना? कुछ हीट इन्वायरमेंट में निकल गई। यस। जिस भट्टी में वो कोयले को फेंका जा रहा है, वो भट्टी का जो सरफेस है वो गर्म हो गया। वो सारी की सारी हीट थोड़ा ना यूटिलाइज हुई। कोयले को जलाने के बाद मान ले 1000 जूल्स की एनर्जी बनी। अब 1000 जूल की एनर्जी में से कुछ तेरे को कुछ गर्मी लगी तो कुछ 100-150 जूल तूने एब्जॉर्ब कर ली, कुछ एनवायरमेंट ने एब्जॉर्ब कर ली। जिस भट्टी के अंदर तेरा वो जो सरफेस था जहां पर तू कोयले को फेंक रहा है, आग जला रहा है, तो वो भी सरफेस गर्म हो गया। तो क्या जो 1000 जूल्स एनर्जी कोयले से बनी, क्या उससे सारा का सारा स्टीम इंजन चलाया जा सका? नहीं।
दैट मीन्स 100% एफिशिएंसी तो होनी ही नहीं वाली। यस, तो देयर विल ऑलवेज बी लॉस। कुछ काम करेगा, उस टीम में जो ऐसे करके चलता था, है ना, तो वो प्रेशर वो पिस्टन्स को मूव कराता था, तो वर्क डन कर रहा है, लेकिन 100 जूल्स में से हो सकता है 300 जूल्स, 400 जूल्स, कुछ इतनी ही एनर्जी से वो वर्क डन कर पा रहा है और बाकी तो सारा लॉस हो गया। तो दिस इज योर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब बात यह है कि उस इंजन में सर वर्क डन होता कैसे, ठीक है, उस इंजन में वर्क डन कैसे करवा लिया आपने। अब जरा देखना, अब मैं यहां पर आपकी चोंच रोकूंगा। देखो इंजन ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इंजन बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, उसके अंदर एक्सल होती हैं, उसके अंदर मतलब बहुत सारी चीजें लगाई जाती हैं, कंस्ट्रेंट मोशंस होती हैं, रॉड्स होते हैं, पिस्टन्स होते हैं, और वो एक दूसरे के साथ मूव कर रहे होते हैं, कंबशन हो रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो जो हम लोग कार्नोट साइकिल और एफिशिएंसी के बारे में बात आज यहां पर करने वाले हैं, तो मैं आपको उसका एक कोर कंसेप्ट समझाने वाला हूं। समझ रहे हो मैं क्या बात बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कि भाई इंजन में ये पिस्टन मूव करेगा इधर उधर इधर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हो क्या रहा है, आपने वर्क डन कैसे करवा लिया गैस से, तो उसके अंदर क्या होता है ना, जैसे भट्टी में आप कोयले डालते हैं तो गर्मी होती है, उस गर्मी से जो पानी होता है वो स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, स्टीम को प्रेशराइज किया जाता है और उससे पिस्टन्स का मोशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उसी से वर्क डन आता है। अब हमें उसका बिल्कुल कोर कंसेप्ट पर जाना है कि हाउ कैन वी मेक वर्क फ्रॉम इट, हम लोग वर्क कैसे निकाल लें उसमें से। तो जो कार्नोट का इंजन है, ध्यान सुनना, वो पुराना वाला इंजन है, उसके अंदर 4 प्रोसेसेस होते थे कार्नोट का इंजन। और इसकी डेरिवेशन जरा लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके स्कूल में डेफिनेटली 4 या 5 मार्क्स में आएगी, अगर आप छोड़ के जाएंगे आप फेल हो जाएंगे, ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी चीजें तो डेफिनेटली याद रखिएगा। कार्नोट का जो हमारे पास इंजन होता है, इसमें 4 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, 4 प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पहला है आइसोथर्मल, सर ये लिखना है, बिल्कुल लिखिए, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। सेकंड है एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, ठीक है, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन है। अब पिस्टन से ही करवाओगे गैस के लिए, सर ये आइसोथर्मल कंप्रेशन कैसे होगा, पिस्टन एंड ऑल सारी चीजें होती है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है, हमारे पास कंप्रेशन है और देन एडियाबैटिक कंप्रेशन है। 4 प्रोसेसेस हमारे पास होते हैं, एडियाबैटिक कंप्रेशन है, ठीक है। कार्नोट इंजन में एक हमारे पास गैस होती है, उस गैस के ऊपर पिस्टन विस्टन मूव करते हैं और वो 4 प्रोसेसेस हमारे पास कराते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। अगर आप इसका पीवी ग्राफ बात करें, ठीक है, अगर आप इसका पीवी ग्राफ के बारे में बात करें तो ध्यान सुनना, आइसोथर्मल एक्सपेंशन टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो T1 टेम्परेचर पर आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। ध्यान से देखना, मान लो कि ये एक पॉइंट है, P1 प्रेशर है, V1 वॉल्यूम है, इसका आइसोथर्मल एक्सपेंशन करा तो कर्व बनता है पीवी ग्राफ, आइसोथर्म। यस, मान लो ये गैस आ गई है प्रेशर P2 एंड वॉल्यूम V2 तक, कितने टेम्परेचर पर करा हम लोगों ने, T1 टेम्परेचर पर सर हम लोगों ने करा, यहां तक आई। फिर सडनली गैस को एक्सपेंड करा, पहले हम लोगों ने हीट दिया, गैस धीरे 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 कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपेंड कर रही है, फिर अचानक से गैस को हम लोगों ने खींच दिया, जैसे सडन खींचोगे तो एक्सपेंशन हुआ सडन, तो हमारे पास ये ऐसा होगा। स्लोप में सर अंतर क्यों करा, क्योंकि एडियाबैटिक का स्लोप इज मोर देन आइसोथर्मल का स्लोप, ठीक है। तो गैस की स्टेट पर पहुंच गई सर P3 एंड V3 पर पहुंच गई, ठीक है, सडन हम लोगों ने एक्सपेंड करा। फिर अब धीरे 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 हम लोगों ने कंप्रेशन करा, तो जब आप यहां पर इसको कंप्रेशन करते हैं तो ये डिफरेंट टेम्परेचर T2 टेम्परेचर पर हम लोगों का क्या होता है, कंप्रेशन होता है। यहां पर आपका टेम्परेचर है T2। अभी सारी चीजें रिलेट होंगी, टेंशन मत लीजिएगा। और फिर आपने सडन गैस को क्या करा, कंप्रेस करा है, तो यहां पर P3 V3 इस प्रकार से है। तो ये 4 प्रोसेसेस हमारे पास गैस पे करे जाते हैं, क्लियर है क्या, ये 4 प्रोसेसेस हम लोग गैस पर करते हैं। दिस इज योर आइसोथर्मल, ध्यान सुनना, दिस इज योर आइसोथर्मल एक्सपेंशन, गैस का वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ। दिस इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन, दिस इज आइसोथर्मल, लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है तो आइसोथर्मल कंप्रेशन, एंड दिस इज एडियाबैटिक
दिस इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो 4 प्रोसेसेस करे और इस टाइप से हमारे पास हुआ। ठीक है, अब आपको यह बात तो पता लग गई कि कंप्लीट साइकिल हुआ है तो वर्क डन हो गया है। हम लोगों ने गैस से कुछ ना कुछ तो वर्क डन करवा ही लिया है, हाँ या ना? तो ध्यान सुनना, इस साइकिल को कहते हैं, इस साइकिल को हमारे पास नाम होता है कार्नोट साइकिल। इस साइकिल का नाम क्या है? कार्नोट साइकिल, जिसमें 4 प्रोसेसेस होते हैं ये वाले, और इसमें एक पीवी ग्राफ का जो एरिया है सर P4V4 होगा, हाँ ठीक है, इस पीवी ग्राफ का जो एरिया है वो आपको वर्क डन देगा। अब मेरे को एक बात बताओ, डायरेक्टली निकाल पाओगे एरिया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर, पाई ए बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल, कुछ फॉर्मूला है आपके पास इसका? पहले ये बताइए। वेरी गुड सर, डेल्टा यू विल बी 0, वेरी गुड। एक साइक्लिक प्रोसेस बना, इसमें 4 प्रोसेस होते हैं, नाम याद रखने हैं। अब मेरे को ये बताना, क्या आप यहां पर वर्क डन निकाल पाओगे एरिया से? नहीं सर, दैट मीन्स फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। वेरी गुड। अब सारे बच्चे जरा देखना, मैं इस पूरे प्रोसेस में टोटल वर्क डन की यहां पर बात करूं, टोटल वर्क, तो सर वर्क डन हमारे पास एक मान लेते हैं, इनको नाम दे देते हैं, ठीक है, इनका ना नामकरण कर देते हैं जिससे आसानी रहे, ए बी सी एंड डी, नामकरण कर देते हैं। तो वर्क डन ए से बी का होगा सर, आइसोथर्मल वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। वर्क डन बी टू सी होगा, वर्क डन सी टू डी होगा, वर्क डन डी टू ए होगा। वर्क डन तो पाथ फंक्शन है, यस, इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं आएगा। जरा देखना, पहले का वर्क डन आएगा 2.303 एन आर, टेम्परेचर था T1, लॉग ऑफ, या फिर 2.303 हटाई देते, एन आर T1 नेचुरल लॉग V2/V1। सर ये वर्क डन हुआ, मैंने कहा हाँ। फिर था एडियाबैटिक, एन आर डेल्टा टी T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। अब गैस जो स्टीम इंजन के अंदर है वो मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक कुछ भी होगी, उसका गामा रखेंगे, प्लस सर एन आर T2 नेचुरल लॉग, फाइनल वॉल्यूम क्या हो गई यहां पर सर V4/V3। मैंने कहा ठीक है, और एडियाबैटिक का फिर से एन आर सर T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। ध्यान से देखना, एडियाबैटिक, ये वाला पॉइंट एडियाबैटिक पर है, हाँ, टेम्परेचर कितना है T1, ये वाला पॉइंट का टेम्परेचर है T2, तो दो टेम्परेचर्स के बीच में एडियाबैटिक प्रोसेस होएगा, तो वर्क डन एनआर डेल्टा टी। तो यहां पे सर T2 माइनस T1 क्यों लिखा है? क्योंकि जब तू ये वाले प्रोसेस में जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, तो T2 माइनस T1 होगा, हाँ, यहां से यहां जा रहा है तो T1 माइनस T2 होगा। सारे बच्चे, क्या आपको यहां पे ये चीज दिखी? वेरी गुड। तो ये और ये तो कट गया, देख के भी पता लग रहा होगा सर, ये वाला माइनस इधर ले आएंगे तो इसके साथ कट जाएगा सर, हाँ। अब जरा देखना, टोटल वर्क डन अगर आप नोटिस करें तो टोटल वर्क डन हमारे पास क्या होगा? टोटल वर्क डन विल बी एन आर T1 नेचुरल लॉग V2/V1 प्लस एन आर T2 नेचुरल लॉग V4/V3। अब सारे बच्चे मेरे को बताना, इस पूरे प्रोसेस में हीट किस प्रोसेस में एब्जॉर्ब हुई? इन विच प्रोसेस हीट इज एब्जॉर्ब्ड? जरा देखिए कितने के पास दिमाग है। हीट इज एब्जॉर्ब्ड। सारे बच्चे जरा सोच के बताना, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, इनमें से सर T1 माइनस ऑफ माइनस T2 क्यों नहीं लेता? अबे समीर, टेम्परेचर T2 नेगेटिव कहां से आ गया बे? है फाइनल माइनस इनिशियल, टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन है बस, ठीक है। वैल्यू अभी थोड़ा T1 T2 के बाद हिसाब से चलेंगे ना भाई। भाई देखो, अगर मैं ए से बी बात करूं तो ये सर आइसोथर्मल था, मैंने कहा हाँ, आइसोथर्मल में डेल्टा U 0 होता है सर, डेल्टा Q इज वर्क डन। देखो ए से बी में वर्क डन पॉजिटिव, तो ये एब्जॉर्ब करेगा। सर बी टू सी का क्यों नहीं सोचा? मैंने कहा ये तो एडियाबैटिक है, इसका तो डेल्टा Q 0 ही होता है, हाँ। सर सी टू डी, दोबारा सी टू डी में सोच लेते, मैंने कहा यार देखो आइसोथर्मल है, हाँ, डेल्टा U 0 है, हाँ, तो
तो सर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वर्क डन है, ये तो C2D कंप्रेशन है, वर्क डन नेगेटिव क्यू नेगेटिव, तो ये तो रिलीज हुआ ना यार। हाँ, और सर D2A मैंने कहा एडियाबैटिक है, डेल्टा क्यू 0, किसमें हीट एब्जॉर्ब हुई, ए से बी में, और कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, वर्क डन के बराबर। हीट एब्जॉर्ब पूरे साइकिल में, हीट एब्जॉर्ब इन कंप्लीट साइकिल, इन कंप्लीट साइकिल अगर मैं बात करूं तो वो आपके वर्क डन इन ए से बी के बराबर वाले में ही है, दैट इज nRT1 नेचुरल लॉग V2 बाई V1। क्लियर हुआ क्या? वेरी गुड। अब जरा समझना एफिशिएंसी, यहीं से आपकी एक टर्म आती है एफिशिएंसी ऑफ इंजन। एफिशिएंसी क्या होता है भाई? एफिशिएंसी होता है सर कितना वर्क डन हुआ, वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट एब्सॉर्ब्ड। यही तो होता है। अगर कोई बोले कि भाई मेरी एफिशिएंसी क्या है, मैंने कितना वर्क डन किया और कितना हीट एब्सॉर्ब करा, यही तो मेरी एफिशिएंसी हुई। तो अगर आप देखें तो एफिशिएंसी के इसमें nRT1 नेचुरल लॉग V2 बाई V1 आया, हाँ सर, प्लस nRT2 लॉग ऑफ V3 V4 बाई V3 आया, यस सर। हीट एब्जॉर्ब थी nRT1 नेचुरल लॉग V2 बाई V1। अब ये स्कूल में डेरिवेशन आती है, इसका रिजल्ट तो भाई बहुत इजी है, ठीक है। अगर आप इसको सेपरेट आउट कर दोगे तो क्या आप लिख सकते हो, एफिशिएंसी की वैल्यू 1 प्लस nRT2 डिवाइड बाय nRT1 नेचुरल लॉग V4 बाय V3 डिवाइडेड बाय लॉग V2 बाय V1। nr गया, एफिशिएंसी की वैल्यू 1 प्लस T2 बाय T1, यस, नेचुरल लॉग V4 बाय V3 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग V2 बाय V1। सर ये आई गंदी सी एफिशिएंसी, आप तो कह रहे हो इजी है, अभी रुक जा, रुक जा चच्चा, रुक जा, ध्यान से समझ सारे बच्चे। मेरे को एक बात बताओ, पीवी रेज़ टू पावर गामा कांस्टेंट होता है, हाँ। एक एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर मैं प्रेशर को हटा के टेम्परेचर रख लूं तो टीवी रेज़ टू पावर गामा -1 कांस्टेंट होएगा। सारे बच्चे यस और नो? सर डिलीटेड है ये सीबीएसई से, लाइट योगामी, चुपचाप पढ़ाई करो, ठीक है, चुपचाप पढ़ाई करो। सीबीएसई से डिलीटेड नहीं है ये, जेईई मेन से डिलीटेड है, ठीक है। ये तो होता है बी एंड सी एडियाबैटिक प्रोसेस में, बी एंड सी आर ऑन एडियाबैटिक कर्व, हाँ सर, ध्यान से देखना। तो क्या मैं उनके लिए ये इक्वेशन लगा सकता हूं, हाँ। तो बी का टेम्परेचर है T1 V2 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V3 की पावर गामा -1, यस। और जरा डी और ए भी एडियाबैटिक कर्व पर है, डी एंड ए ऑन एडियाबैटिक, हाँ सर। मैंने कहा इसका टेम्परेचर अगर आप देखें तो T2 V4 की पावर गामा -1 और T1 V3 की पावर गामा -1 है, यस। दोनों का जरा रेशियो लेना सर, रेशियो लोगे तो V2 बाय V3 इक्वल टू V2 बाय V1, यहां पर 1 आएगा, ठीक है। V2 बाय V1 की वैल्यू V3 बाय V4 से मैच कर जाएगी। रेशियो ले लो, T1 चला जाएगा, T2 चला जाएगा, पावर दोनों साइड पे सेम है, तो V2 बाय V1 इक्वल टू V3 बाय V4 है, यही काम आ गया। V2 बाय V1 एक्चुअली में V3 बाय V4 के बराबर है, तो मैंने कहा इसको उल्टा कर लो, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1 ln ऑफ V3 बाय V4 डिवाइडेड बाय ln V2 बाय V1। अब तुम्हें दिखेगा ठिशुम ठिशुम एफिशिएंसी ऑफ इंजन क्या होता है, दैट ईटा इज 1 माइनस T2 बाय T1।
अब ये आपको स्कूल में डिराइव कराया जाता है। यस और नो? निलंकार दास बेटा पढ़ ले, जो लिख रहा है ना लाइफ में हो जाएगा तेरे साथ, ठीक है? ऑलवेज इन केल्विन, गलती मत करना। मैंने अपने टाइम पे गलती की है, आप मत करिएगा। सर हाँ, इतना गंदा डेरिवेशन स्कूल के लिए आएगा। करना क्या है? पहली बात, हमें एफिशिएंसी डिराइव करनी है। दिमाग क्लियर होगा, अपने आप डिराइव कर ले जाएगा। 4 प्रोसेसेस होते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है? हाँ सर। तो जरा ये समझना, तुमने खुद बताया कि सर ए से लेके बी में हीट एब्जॉर्ब होगी, तो इसी में हीट अंदर आती है गैस में, और सी से डी में सर हीट रिलीज हो जाएगी, तो यहां पर हीट हमारे पास रिलीज हो जाती है गैस से। ओवरऑल प्रोसेस में सर इसने कहीं ना कहीं वर्क डन कर दिया। हीट क्या एब्जॉर्ब हुई हमारे पास? क्यू ए बी वाली, वर्क डन ए बी, और क्यू सी डी वाली। अब ध्यान सुनना, जब आपने एफिशिएंसी निकाली इस पूरे की, तो वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब, तो वर्क डन में ये दोनों कट गए, ये टोटल वर्क डन है। और हीट एब्जॉर्ब आपने बोला सर ए से बी वाला, तो यही आपका हीट एब्जॉर्ब है। तो वर्क डन बाय हीट एब्जॉर्ब करोगे तो T2 बाय T1, और ये बवाल बचा, ये एक्चुअली में दोनों बराबर ही हैं, बस माइनस इसको उल्टा करोगे पावर आगे आ जाएगी, माइनस हो गया हमारे पास ये है। सर माइनस कहां से है बेटा? जेब से निकाले हैं। ये तुम एडवांस की तैयारी कैसे करवाते हो बे? हैं? कैसे करवा लेते हो तुम? सर को बोलना चाहिए भैया तुम्हें जेईई मेंस ही पढ़ा दें तो वही काफी है, ठीक है? तुम्हें जेईई मेंस ही करा दें तो वही बस काफी है, क्योंकि तुम्हारे लिए वही सब कुछ है बेटा। इसको अगर मैं उल्टा कर रहा हूं, यहां V3 बाय V4 दिख रहा है, तो समझ नहीं आया, पावर ये हुई और ये पावर चच्चा आगे चली गई, इसीलिए ये माइनस हो गया। सर रटना पड़ेगा, अभी दिमाग लगाएगा तो रटना क्यों है? एफिशिएंसी निकालनी है कार्नोट इंजन की। एफिशिएंसी होता है कितना वर्क डन किया, कितने एनर्जी एब्जॉर्ब करी। सारी चीजें सॉल्व कर सकता है तू खुद से। एक दो बार थोड़ा सा ध्यान समझ ले तू कर क्या रहा है। तू रटने के मोड में आए, भाई ये तो गंदा है, अबे कुछ गंदा नहीं है, तू खुद से करेगा अपने आप आ जाएगा। अब ध्यान सुनना, यहां पर आपको साफ दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको साफ दिखाई दे रहा है, अगर हमारे पास T2 की वैल्यू अगर हमारे पास 0 केल्विन होगी, ठीक है, तब एफिशिएंसी 1 आएगी और 100%। 0 केल्विन अटेनेबल है क्या हमारे लिए? मतलब रियल लाइफ में क्या तुम कहीं पर 0 केल्विन देख पाते हो? नहीं सर। कभी भी तेरा जो स्टीम इंजन तू चला रहा है, बाइक तू चला रहा है, जहां पर भी इंजन लगा हुआ है, उसमें उसके आसपास या कहीं पर भी 0 केल्विन फिजिबल है क्या? नहीं है सर। दैट मीन्स अगर 0 केल्विन फिजिबल नहीं है, जहां पर हीट रिलीज हो रही है, T2 क्या था यहां सुनना, T2 है जहां हीट रिलीज हुई, जहां हीट रिलीज हुई, अगर उसका टेम्परेचर 0 केल्विन हुआ तभी 100% एफिशिएंसी आएगी इंजन की। मतलब तू एक स्टीम इंजन को ऐसे इन्वायरमेंट में चला, ध्यान सुन मैं क्या बोल रहा हूं, तू स्टीम इंजन को एक ऐसे इन्वायरमेंट में चला जहां पर 0 केल्विन है हर चीज। मेटल जिसका है वो भी 0 केल्विन का है, तू खुद 0 केल्विन पर है, सराउंडिंग की हवा भी 0 केल्विन, हर चीज हमारे पास 0 केल्विन पर है, तभी जाकर के तेरा 100% एफिशिएंसी आएगा। और वो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है तो एफिशिएंसी भी 100% पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुई क्या बात? ठीक है, तो जहां हीट रिलीज हुई वहां का 0 नहीं हो सकता, इसीलिए इन्होंने बात बोली कि भैया कभी भी, पहला स्टेटमेंट यही है कि 100% एफिशिएंसी हो ही नहीं सकती। क्लियर हुई क्या बात? यस, दैट इज अ वेरी आइडियल सिचुएशन। अब इंजन कैसे काम करता है ध्यान सुनना। हीट इंजन जो आपकी बाइक में या उसमें होता है, एक है आपका रिजर्वॉयर। क्या है? रिजर्वॉयर। जैसे स्टीम इंजन में जहां पर आपने कोयला फेंका, उसका हाई टेम्परेचर है T1 केल्विन में ही रखते हैं, ठीक है? उस रिजर्वॉयर से तुमने कुछ हीट ली, अब यहां होता है तेरा इंजन, ये है तेरा इंजन। अब तू ना, तेरे हिसाब से तो वो तो एक ट्रेन का इंजन है,
तो उसको हिस्सों में समझ कि एक पॉइंट था जहां पर आपने कोयला डाला, वहां पर उसमें आग लगाई, गर्मी बनी, उसको कहते हैं रिजर्वायर। सर वहां का टेम्परेचर ज्यादा था। मैंने कहा यस, T1 केल्विन। वहीं से हीट एब्जॉर्ब हुई। हाँ, अब तेरा ये हीट एब्जॉर्ब कौन करेगा? ये इंजन करेगा। ये हीट एब्जॉर्ब कौन करेगा? ये इंजन करेगा। इसी इंजन में वो एक्चुअली में तेरे पास पिस्टन लगे हुए हैं, वो गैस पर 4 प्रोसेसेस होते हैं, उसी में गैस एक्सपैंड कंप्रेस, यही आइसोथर्मल एक्सपेंशन कंप्रेशन ये सब होता है, और ये कुछ ना कुछ वर्क डन हो पाता है। तो ये इंजन तेरे को कुछ ना कुछ वर्क डन करके देगा। सर वर्क डन कितना होता है? ये वही है बेटा, nRT1 log ऑफ V2 by V1 प्लस nRT2, ध्यान समझना T2 क्या है, log ऑफ V3 by V4 by V3। ये वही है। स्टीम इंजन कुछ कुछ काम करता है, वो एक्चुअली में यही होता है। जो ट्रेन को चला पा रहा है वो वर्क डन करेगा, और डेफिनेटली है कुछ ना कुछ लॉस होएगा। डेफिनेटली है कुछ ना कुछ लॉस होएगा। किसको? सराउंडिंग को। सराउंडिंग में सब कुछ है भैया, उसमें तुम भी हो, एटमॉस्फेयर भी है, मेटल भी है, सब कुछ है। इसको कहते हैं सिंक। जैसे आपके घर में सिंक होता है, उसके अंदर सारा पानी चला गया, बर्बाद, सारा गंदगी तुम फैला दिए धरती पर, अपना घर साफ, सिंक विंक पोछा, मस्त है ना। ये वही है सिंक जिसका टेम्परेचर है T2 केल्विन। याद करें आप सभी लोगों ने, अब इसी को जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे जो कहते हैं ना रटना पड़ता है, समझ ले। तुमने ही मेरे को बताया सर 4 प्रोसेस थे, उसमें एक में हीट एब्जॉर्ब हुई। किसमें? जब आइसोथर्मल था। आइसोथर्मल में T1 टेम्परेचर पे हीट आई, तो T1 टेम्परेचर पे इसने हीट एब्जॉर्ब करी। कितनी हीट एब्जॉर्ब होती है? यही वाली पार्ट, nRT1। ऑल्दो इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं उन दोनों का रिलेशन क्या है। बच्चों को लगता है दोनों अलग अलग चीजें, ना 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 ना, ये क्लियर। ये इसने इतनी ही हीट एब्जॉर्ब करी, और उसमें ये वाला इसने वर्क डन करा, और हमारे पास हीट लॉस्ट भी हुई। सर हमारे पास हीट लॉस्ट कितनी हुई? क्योंकि यहां पर अगर देखें तो इसका साइन V3 by V4 करोगे तो वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर आपकी जो हीट लॉस होती है, मैग्नीट्यूड की बात करूं, nRT2 log ऑफ या ln हमारे पास V3 by V4 ये है, और इसको माइनस कर लेना। ठीक है, क्या आपको अब समझ आया? इंजन का काम क्या था बेटा? इंजन का काम था हीट लेना। आइसोथर्मल T1 टेम्परेचर पर से हीट को लिया, वो AB प्रोसेस का ही हीट था, nRT1 log ऑफ V2 by V1। उसने उस थर्मोडायनेमिक में 4 प्रोसेसेस किए, ठीक है, उस पूरे प्रोसेस में एरिया आ गया तो वर्क डन हुआ। सर वो वर्क डन का फॉर्मूला तो ये आया था। मैंने कहा यस। सर V4 by V3 था। मैंने कहा उल्टा कर ले, क्योंकि V3 by V4 अगर तू देखेगा यहां पे तेरा वर्क डन क्या आया था बेटा? सर V4 by V3। मैंने कहा उल्टा कर ले, तो ये माइनस आ गया आगे। हाँ सर, तो वर्क डन कितना हुआ? ये हुआ। सर इसमें हीट ये आई, वर्क डन ये है, तो ये गया कहां? मैंने कहा यही लॉस हुआ था। तूने खुद से बताया था कि सर इस प्रोसेस में C से लेके D में जो भी वर्क डन होगा वही लॉस है। वर्क डन कितना था? ये, तो यही वैल्यू आपकी लॉस हुई थी। क्लियर? अब एक बच्चा पूछ रहा है सर V3 V4 क्या है? तो इसका मतलब तू बीच में आ गया है। क्लियर? तो जो तुमने एफिशिएंसी की बात करी, तो एफिशिएंसी अगर मैं यहां पे देखूं तो एफिशिएंसी क्या होगा? सर वर्क डन डिवाइडेड बाय हमारे पास हीट एब्जॉर्ब। यस, अगर तू नोटिस करे वर्क डन पूरे सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं Q जो भी एब्जॉर्ब हुआ है दैट इज वर्क प्लस Q लॉस्ट। हाँ या ना? यस। तो अगर आप देखें तो वर्क डन बाय Q एब्जॉर्ब इज हमारे पास
वर्क डन, या वर्क डन को मैं ऐसे लिख लेता हूं, वर्क डन इज क्यू एब्जॉर्ब माइनस क्यू लॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू एब्जॉर्ब। हां सर, मैंने कहा 1 माइनस क्यू लॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू एब्जॉर्ब। हां सर, और 1 माइनस T2 बाय T1। यही एफिशिएंसी थी जो तुम मूवीज में स्टीम इंजन देखते हो, ठीक है, मूवीज में जो तुम स्टीम इंजन देखते हो उसकी एफिशिएंसी यही होती है। तो इसका जो डेरिवेशन था, ध्यान सुनना, अगर तुम यहां पर 2-3 चीजें देखो कि क्यू एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय क्यू लॉस्ट, एक्चुअली में रेशियो लोगे तो T1 बाय T2 ही आएगा, है ना। मैग्नीट्यूड ले लो क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क ना पड़े इसलिए, बस इतना ही। और ये हमेशा एफिशिएंसी इज लेस देन 1, हमेशा, ठीक है। हाँ, कई बच्चों को भागना है तो आप भागिए। कल की क्लास में रेफ्रिजरेटर और इसके ऊपर कुछ 2-3 सवाल करेंगे, मीन फ्री पाथ एंड SHM स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस आप सभी लोग प्रॉमिस करेंगे कि आप लोग इस लेक्चर को रिवाइज करके आएंगे। प्रॉमिस मी दैट यू विल रिवाइज दिस लेक्चर, यस। अच्छे से सारी चीजें और सारे फॉर्मूले खुद से लिख के रखिएगा। बेटा मैंने आपको कई बार बोला है, ठीक है, चुपचाप हाथ पकड़ के चलो, ज्यादा ज्ञानी मत बनो, ठीक है। बहुत ज्ञानी देखे हैं मैंने, बहुत ज्यादा, ठीक है, और फिर वो गड्ढे में गिरते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप भी वैसा बने। चुपचाप, सर आपने इतना पढ़ाया, मैं इतना ही पढ़ के आ जाऊंगा, ठीक है। ये टाइम ही ऐसा है, बहुत सारे थॉट्स आएंगे और बिगड़ जाओगे, इधर उधर हो जाओगे। चुपचाप जितना बोल रहा हूं उतना करके आ जाओ बस, ठीक है। सर ज्यादा टाइम नहीं मिला, बस थोड़ी बहुत नजर, एक बार कुछ कुछ फॉर्मूले लिख के देख लियो, बस मोर देन सफिशिएंट, दैट्स इट, ठीक है, क्लियर, यस। तो कल हम लोगों का सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर, ऑसिलेशंस चैप्टर या SHM जिसको आप बोलते हैं, वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।